अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी। जल्दी जल्दी में भाई ये बूंदे नहीं रहने चाहिए। अब ऐसा भी कुछ नहीं है ना, सही है। हाँ भाई, मैं आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ, एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन जो है वो मिल जाता है तो बड़ा आसानियाँ हो जाती हैं। वैसे भी घर में भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो छोटी छोटी चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल लेती हैं और जिसकी वजह से पूरी फैमिली हैरान रह जाती है कि वाओ, ये तो अम्मी ने बड़ी अक्लमंदी वाली चीज़ की है। तो हम आपको कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा रहे हैं इस वक्त, लेकिन फिर छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे प्रोग्राम में कि क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या है इसका हल। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें, बहुत सारे एक्सीडेंट्स इस तरह होते हैं कि बिल्डिंग बन रही है और उसका कोई ईंट गिर गई नीचे या कोई लिफ्ट गिर गई या कोई भी ऐसा अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, उसकी धूल मट्टी करीब मौजूद जितने भी घर या बिल्डिंग्स हैं उनमें पहुंचती हैं, शोर शराबा, ये बहुत एक अजीब सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आसपास के लोगों के लिए। हम अपने पूरे प्रोग्राम में स्मार्ट सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं, जिसको आप शॉर्टकट्स का नाम भी दे सकते हैं। जितनी स्मार्ट सॉल्यूशंस आप ज़िंदगी में निकालते हैं, ज़िंदगी उतनी आसान होती जाती है। चाहे वो कुकिंग हैक्स हों, मेकअप हैक्स हों, स्किन हैक्स हों, बालों की बातें हों, गाड़ी की कोई टेक्निकल नॉलेज हो, या फिर वाईफाई या कोई और भी चीज़ लेकर, यहाँ तक कि आजकल तो बच्चे अपने डिग्री के अलावा बहुत स्मार्टनेस दिखाते हैं कि कोई स्किल डेवलप कर रहे होते हैं साथ साथ, जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से उन्हें डिग्री की वजह से नई नौकरियां मिलती हैं, बल्कि उस स्किल के और उस तजुर्बे के होने की वजह से जॉब्स मिल जाती हैं। सो जो जितना स्मार्ट है वो उतना कामयाब है। यही ज़िंदगी की नई डेफिनेशन है। सो अगर आप थोड़ा स्मार्ट बनना चाहती हैं और आप मज़ेदार सॉल्यूशंस निकालना चाहती हैं ज़िंदगी को लेकर, अपने आप को लेकर, तो आइए आज का शो देखिए। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए, आज के प्रोग्राम में सॉल्यूशंस तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन बेसिकली इसको मैं ज़्यादा बेहतर नाम देना चाहूँगी शॉर्टकट्स। कभी कभार हमें रेड राइडिंग हुड से हमने कहानी सुनी है ना कि नहीं, शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए, लेकिन ज़िंदगी में कब क्या किस वक्त करना चाहिए, एक्चुअली कामयाबी उसी से मिलती है कि आपकी टाइमिंग सेट बैठनी चाहिए। सो आज के प्रोग्राम में हम आपको यही सिखा रहे हैं, यही बता रहे हैं कि आपका दिमाग किस शॉर्टकट पे जो है वो रिलाई करता है, क्या आपको इस चीज़ में शॉर्टकट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज हम बेसिकली शॉर्टकट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको खुद अपने शो पे दिखाते हैं, जिसमें टोटके हो गए, टिप्स हो गई, लेकिन आज ही हम अपने शो पे आपको ये भी दिखा रहे हैं कि कभी कभार शॉर्टकट्स का लेना भी ज़रूरी होता है। तो इस पैनल में आज जो हमारे पास मौजूद है, सबसे पहले तो जोया नासिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तो आप ज़िंदगी में शॉर्टकट्स पे बिलीव करती हैं या आप थोड़ा घूम फिर के वही चीज़? मैं दोनों चीज़ों पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि बीइंग एन एक्टर हमारे पास ज़्यादा रिकवरी टाइम भी नहीं होता, जो हमने चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, आपको पता है ये। तो कहीं ना कहीं हमें शॉर्टकट और जो एक लॉन्जेविटी वाली चीज़ है जिसको टाइम लगता है, वो ज़्यादा देर तक टिकती भी और ज़्यादा अच्छी भी होती है, ऑर्गेनिक होती है, नेचुरल होती है। तो आई थिंक बोथ गो हैंड इन हैंड। हाँ, फिर हमारे पास है डॉक्टर सबा जरजीत, जो कि कंसल्टेंट एंड एस्थेटिक फिजिशियन है स्किन थ्योरी क्लिनिक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप कैसे हो? आपने वो एक पूरा प्रोग्राम जो हमने आपकी क्लिनिक में आके किया था, उससे ही आपने इतनी सारी नॉलेज फराहम की लोगों को, तो आज भी हमने बहुत सारी चीज़ें ग्रैब करनी है आपसे। ज़रूर ज़रूर, क्या ना? ओके जी। फिर हमारे साथ है डॉक्टर अरीज हारून, जो कि जनरल फिजिशियन है, एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं एंड डाइट कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। ओके, एंड हमारे पास अगली जो हमारे पास गेस्ट हैं डॉक्टर उज़मा हमीद है, जो कि फैमिली फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सो आज का हमारा टॉपिक ऐसे ही है कि हम आपको कुछ रील्स दिखाएंगे और वो शॉर्टकट्स नहीं होंगे, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, मगर उसका सब्स्टिट्यूट आप लोगों से पूछना है हमने, जिस फील्ड से आप हैं, उस फील्ड से क्या क्या ऐसी जिद्दत आ गई है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिससे हम वो लंबा पीरियड जो है वो शॉर्टकट में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करें? जी बिल्कुल शुरू करें। ओके जी।
अच्छा भाई, साफ सी बात है, बहुत सारे लोग ये करके भी देखेंगे, मगर इन्होंने कहा कि 2 हफ्ते तक। अब 2 हफ्ते तक हो सकता है कि वो रिजल्ट ना आए जो हमें चाहिए, मगर 2 हफ्ते भी ज़्यादा टाइम पीरियड है। क्या आपके क्लिनिक पर ऐसे प्रोसीजर्स हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स जो भी आप बता सकती हैं, जिससे कोरियन ग्लास स्किन एक आम इंसान पा सकता है? देखिए, हमारे पास पेशेंट्स जब आते हैं और हम उनसे हमेशा पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो वो कहते हैं हमें कोरियन स्किन कर दें, कोरियन ग्लास स्किन कर दें। फैशन चला हुआ है, ट्रेंड है जैसे। एग्जैक्टली वो एक फैड बना हुआ है, या आप समझ लें वही ट्रेंड है। तो हमें लोग कहते हैं, तो मैं कहती हूँ कोरियन ग्लास स्किन तो अगर आपके बाप ने किसी कोरियन से शादी की होती है तो ही आ सकती है, जीन्स में, आपकी जीन्स में हो सकती है। तो वी कांट गिव देम कोरियन ग्लास स्किन, बट वट जो भी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं जितना अच्छा उसको उस स्किन की जो मेंटेनेंस है उसको फ्लॉलेस और शाइन वाली, ग्लो वाली, टाइट स्किन होगी तो शायद वो वाली लुक आ सके। तो वो बना सकते, वो दे सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। अब तो जो है वो आपको पता है, इतने सारे बायोस्टिमुलेटर्स आ गए हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं जो आपके अपने बायोस्टिमुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि आपका अपना कोलेजन बनाती हैं, आपके अपने अंदर के स्किन को सेल्स को एक्टिवेट करती हैं। अच्छा। और आपको अच्छी स्किन देती हैं। लाइक माय ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज एक्सोसोम्स। मतलब मुझे लगता है कि एक्सोसोम्स से आपकी स्किन जितनी चेंज होती है, आई हैव सीन पीपल लाइक लिटरली चेंजिंग देयर स्किन क्वालिटी। बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी आप रेकमेंड करते हैं? बिल्कुल। स्किन तो उसमें क्या, कितनी जल्दी चेंज आना शुरू हो जाता है? 3 to 4 वीक्स। देखिए, उसका अपना टाइम है, आपके स्टेम सेल्स एक्टिव होते हैं, सब कुछ होता है। वो एक नेचुरल प्रोसीजर है जो अंदर स्किन खुद वर्क करती है। तो इट टेक्स 3 to 4 वीक्स टू गेट अ वेरी गुड स्किन। तो 3 to 4 वीक्स लगते हैं, लेकिन विद टाइम इट कीप्स ऑन इम्प्रूविंग। क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट आता है और हम उसको एक्सोसोम करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि एवरी डे वी फील अ चेंज इन आवर स्किन। कि आज हमारी स्किन में ये इंप्रूवमेंट आई, आज हमारी स्किन में ये इंप्रूवमेंट आई। जैसे जिनके लाइट स्कार्स होते हैं, फाइन लाइन्स होती हैं, दे स्टार्ट गेटिंग बेटर विद टाइम। सो अगर आप मुझे पूछें कि ग्लास स्किन, सो आई थिंक एक्सोसोम्स मेरे लिए तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। जैसे एक्सोसोम्स के लिए उसके रिजल्ट के लिए हमें शायद 2 हफ्ते या 3 हफ्ते इंतजार करना। exactly. और ये साल में कितनी दफ़ा करा सकते हैं? ट्वाइस अ ईयर। 6 मंथ से पहले वी डू नॉट रिकमेंड। ओके। और फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे जिस साल हमने एक्सोसोम्स कराया है, तो उसके अगले साल हमें एक बहुत अच्छी पूरा लुक आएगी अपनी? एग्जैक्टली। वो धीरे धीरे आपकी स्किन बेहतर होती है ना, आपकी स्किन क्वालिटी अंदर से इम्प्रूव होती है। ओके। हाँ, तो ये इसमें शॉर्टकट नहीं है। वो ये कि टेक्स टाइम, खुद स्किन आपकी अपने सेल्स बनाती है उसको बेहतर। अच्छा, ये तो लॉन्ग टर्म में हो गया और ये आपकी स्किन एकदम चेंज होती जा रही है। आपको अर्जेंटली कहीं जाना है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई लेज़र या कोई ऐसा इंजेक्शन है जिसकी मदद से आपको एकदम ज़रा अच्छी स्किन लगे? इंजेक्शन तो कोई वो जो फ्रूट पील वगैरह या कोई ऐसी केमिकल पील्स होती है, केमिकल पील्स होती है, हमारे पास पील्स होती है, लाइट पील्स होती है। वो हल्के हल्के आपकी स्किन खुद ही हो जाती है, नीट हो जाती है। आपकी सुपरफिशियल स्किन लेयर को वो हल्का सा शट ऑफ करती है एंड यू लुक विद इन 2-3 डेज वो हल्की सी पील होकर आपकी पील नो पील कहलाती है। आपकी डेड स्किन उतर जाती है। डेड स्किन उतर जाती है और आप ग्लो करते हैं लोग वैसी, मतलब 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद। अच्छा, वो जो ड्रिप्स होती हैं, आईवी ड्रिप्स, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। अच्छा, उसको टाइम आईवी ड्रिप्स एंटीऑक्सीडेंट्स दे टेक टाइम। तो उनको लगता है आपको 3-4 सेशंस वीकली लेने पड़ते हैं। उसके बाद आपकी स्किन विद इन बेहतर। वो जो ग्लो इंजेक्शंस भी तो होते हैं जो फेस पे लगाते हैं, वो क्या होते हैं? जो आप ग्लोटॉक्स की बात कर रही हैं? हाँ, शायद ग्लोटॉक्स कहते हैं। हाँ, ग्लोइंग इंजेक्शन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रोफाइलो है, उसमें 3-4 दिन में विद इन 4-5 डेज आपको स्किन अपनी बेहतर लगेगी। प्रोफाइलो एक फिलर होता है, मतलब वो नहीं, इट्स हाइलोरॉनिक एसिड। जैसे स्किन को वो अंदर से हाइड्रेट करता है। तो बहुत सारे लोग जिनको हाइड्रेशन कम होती है या फाइन लाइंस होती है, तो डेड ड्राई स्किन होती है, तो उसकी वजह से वो अच्छा लगता है। इस तरह के बहुत सारे जो है वो आपकी स्किन बूस्टर्स आते हैं। अच्छा, जो आपकी स्किन को बूस्ट करते हैं। स्किन बूस्टर कहा जाता है, जैसे प्रोफाइलो है, जैसे प्रोफाइलो है, इस तरह के और भी स्किन बूस्टर्स हैं जिनके डिफरेंट नाम से आते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का क्या काम होता है? दैट्स अमेजिंग, दैट इज आल्सो अमेजिंग। आई लव पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आप समझे इट्स द सॉल्यूशन फॉर मोस्ट ऑफ द स्किन प्रॉब्लम्स। लाइक आपके डार्क आई सर्कल्स के लिए, आपके फेस के लिए, आपके माइल्ड स्कार्स के लिए। रिजल्ट क्या आता है उससे?
ग्लो, वही आप ग्लो मतलब लाइक इवन टोन स्किन हो जाती है? स्किन काफ़ी इवन टोन हो जाती है और आपकी स्किन क्वालिटी बेहतर हो जाती है। उसका भी यही है कि वो दे वर्क लाइक, जैसे मैंने आपको बताया एक्सोसोम्स है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के रिजल्ट्स यूजुअली थोड़ा अर्ली आ जाते हैं, लाइक विद इन अ वीक टू 2 वीक्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। वीक में ही आप पेशेंट कहने लगता है कि हमारे स्किन बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा। और इसके वो अपना खुद लाइक इट्स लाइक सामन डीएनए, ठीक है, फिश का डीएनए होता है जो कि आपके अंदर से स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तुमने इनमें से कोई भी चीज़ तुमने खुद एक्सपीरियंस की है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इन्होंने मेरे ख्याल से 1 या 1.5 महीने पहले किए थे। हाँ। क्योंकि मेरे बहुत एक लंबी जर्नी रह चुकी है जहाँ पे मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी थी। अच्छा। और आपको पता है कि अगर आपकी स्किन ख़राब और दाने के ऊपर दाना निकला हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना लो होता है। ओके। तो मैंने वो देसी टोटके हर किस्म का मैंने आजमा के देख लिया, मेरी नानी का, मेरी अम्मी का, सब कुछ। एंड देन आई फाइनली वेंट टू एन एस्थेटिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट, और उन्होंने कहा था कि मैं जो आपको कहूँगा आपने वो 3 महीने करना है, और नहीं 6 महीने करना है, मुझे 6 महीने थे आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मैंने वो जो भी बता रहे थे, मैं कह रही थी बेटा लूट रहे हैं ये, क्योंकि वो 10 साल पहले ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं थी। हमारी अम्माएं रोक रही होती हाँ, हैं रोक क्योंकि रही ओल्ड होती स्कूल होती है, वो थोड़ी सी उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं और होती। मैं जिम भी जा रही हूँ तो मैं $70 की फाउंडेशन लगा के जा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा वो होता था मुझे। मुझे था कि नहीं, आई वांट्स कि मैं सुबह उठूँ तो मुझे शीशे में अपनी शक्ल सही लगे, बेदाग लगे। तो खैर उन्होंने मेरा 3 महीने में बिल्कुल मेरे एक्ने स्कार्स ख़त्म हो गए थे। उन्होंने मेरे पील्स किए थे, मेरे हाइड्रा फेशियल, स्पेक्ट्रा लेजर्स किए थे, कुछ दवाइयाँ दी थी, कुछ क्रीम्स दी थी, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपने ये लाइफस्टाइल मेंटेन रखना है। इट्स बिन 10 इयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्ने वापस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। बट अभी आई थिंक पिछले 1-1.5 साल में ये हुआ कि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गए। देयर वाज अ लॉट ऑफ हॉलोनेस एंड लॉट ऑफ डार्क सर्कल्स, और मुझे अपना फाउंडेशन लगाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, ना मुझे अच्छा लगता है, स्क्रीन पे भी और इन रियल लाइफ पे भी। तो आई वाज हाईली डिपेंडेंट ऑन कंसीलर। तो मुझे बहुत उलझन होती थी, एंड मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, मुझे बताएं। और मेरे पास डाउन टाइम ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी मेरे पास डाउन टाइम ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि पीडी आयरन करा लो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स फॉर आइज, यस। तो आप आई थिंक मेरा सिर्फ 1 सेशन हुआ है, और आप यकीन जाने आई थिंक 1.5 महीने हो गए, देयर इज सो मच डिफरेंस। अच्छा, जो डार्कनेस है, डार्क सर्कल्स की, वो भी कम हो गई? हॉलोनेस भी कम हुई है, डार्कनेस भी कम हुई है। Okay. लाइक जो मुझे 3 लेयर्स पहले कलर करेक्टर लगाना पड़ता था, फिर मुझे 2 लेयर कंसीलर की लगा के फिर फेस पाउडर लगाना पड़ता था, अभी मैंने टार्ट की सिर्फ 1 लेयर लगाई हुई है। और फाइन लाइंस भी कम होती हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, इससे फाइन लाइन्स भी कम। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स अपना खुद का कोलेजन बनाते हैं, आपकी अपनी खुद को स्किन क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। तो जो रिंकली है, क्रीपी स्किन हो जाती है, आपको अपने आइज के राउंड रिंकल्स लगते हैं, और डार्क आई सर्कल्स हमारे एशियन बहुत कॉमन है। एशियन में आपको पता है हर बंदे को जेनेटिक है, जैसे एवरीवन हमारे आंखों का इलाज कर दें। मुझे खुद भी बचपन से, मतलब जैसे बहुत टीनेजर थी तब से प्रॉब्लम था डार्क आई सर्कल्स का। तो डार्क आई सर्कल्स हैं, हॉलोनेस है, ये हमारी एशियन स्किन की प्रॉब्लम है। तो एवरीवन कम्स विद दैट। तो वो आपका अपना कोलेजन बिल्टअप करती है, तो आपकी जो रिंकली आइज हैं वो बेहतर हो जाती हैं, जो डार्कनेस होती है वो भी बेहतर हो जाती है, और आइज ब्राइट लगती है। बहुत सारे लोगों को पफी आइज का प्रॉब्लम होता है, तो वो भी उससे काफ़ी सट। अच्छा, इसका मतलब कि अगर आपको कोरियन स्किन चाहिए तो आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोसीजर्स आजमा के देख सकते हैं। शॉर्टकट तभी होगा जब आपको जो सूट करे, जिसको जैसे इनको डार्क सर्कल्स के लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड सूट करता है, तो किसी को कोई चीज़ ऐसा भी होता है ना डॉक्टर साहब कि किसी को कोई चीज़ सूट करे, किसी को प्रोफाइलो सूट करेगा, Exactly, किसी को पॉलीन्यूक्लियोटाइड सूट अभी करेगा। जैसे कि उन्होंने जो उन्होंने दिखाया था राइस के अंदर, उन्होंने हनी मिलाया था, हनी इरिटेट्स माय स्किन। मुझे याद है कि जब मैं लगाती थी तो मेरे वो एक्नी और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन उसके अंदर हो जाती थी, एंड इट नेवर सूटेड मी। तो देसी टोटकों का एक ये भी मसला है कि जो हम टिकटॉक पे जो ट्रेंड्स फॉलो कर रहे होते हैं ना, दे आर नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल। हमें नहीं पता कि हमारे पीछे डायग्नोसिस उसकी क्या है, और हमें किस चीज़ से इंटॉलरेंस है या एलर्जी है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात, जैसे शॉर्टकट तो ये है, हमने ये करवा लिया, मगर क्या हम उसकी मेंटेनेंस के लिए ये वाले टोटके कर सकते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं? सूट करने वाली बात है। आई थिंक कि इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर मतलब जब आप एक स्किन डॉक्टर के पास जा ही रही हैं और डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो आई थिंक आपको ज़रूर पूछना चाहिए, हर टोटका फॉलो नहीं करना चाहिए। आई थिंक यू शुड ट्राई। ये ऑर्गेनिक चीज़ें ट्राई करने में कोई मतलब हर्ज नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक अगर आपको, मेरे ख्याल से आपको फ़ौरन रियलाइज़ हो जाता है कि आपकी कौन सी चीज़ रिएक्ट करी है, कौन सी चीज़ सूट करी है, नहीं करी है। तो जैसे आपने ट्रीटमेंट किया, फिर आप उसकी मेंटेनेंस के लिए कोई मेडिसिन भी, विटामिन्स भी जी लिख के बिल्कुल, देते हैं विटामिन्स लिख के देते हैं। डिपेंड करता है कि स्किन का वो क्या है। अगर हाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, कि स्किन ड्राई है, तो ऑब्वियसली वी विल सजेस्ट कोई मॉइस्चराइज़र, कोई हाइलोरॉनिक एसिड विद
टाइम आपका इसका मतलब अगर किसी ब्राइड के पास 1 महीना है शादी से पहले या 2 महीने और उसने कहा कि मुझे कोरियन स्किन चाहिए, तो फिर आप बहुत सारी प्रोसीजर्स का मजमुआ होगा कोई जो उसके ऊपर वो करेंगे ना, अब वो पूरा एक पैकेज। देखिए ये प्रोसीजर्स पे बहुत हम फ्रिक्वेंटली तो कराते नहीं हैं, वंस अ मंथ यूजुअली जो सजेस्टेड होते हैं, चाहे वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो एक्सोसोम्स भी आप इतना फ्रिक्वेंटली नहीं करा सकते, तो आप मंथली उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई आप 4 वीक्स अपार्ट सेशंस ले लें एंड इन बिटवीन आपने कोई स्किन की उनके जो रिलेटेड इश्यूज हैं उसके साथ में 2-3 चीज़ें दे दी। वैसे भी ब्राइड्स होती हैं, यंग लड़कियाँ होती हैं, उनके ऊपर तो छोटी छोटी चीज़ें या 1-2 चीज़ें भी अगर आप उनको सजेस्ट कर दें तो आई थिंक काफ़ी अच्छी लेकिन डॉक्टर साहब यंग ब्राइड्स होती हैं वो जो एक सर्टेन एज की खवातीन है वो फिर अपना ख्याल रखती हैं, लेकिन वो जो बच्चियां हैं ना वो थोड़े कभी कभार जल्दी हो जाती हैं। वो कभी मेकअप करके भी सो जाती हैं, मेकअप उतारना भी नहीं, मतलब मेरी बेटी जो है उसका मेकअप मैं उतार रही होती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अनटिल लेस एक प्रॉब्लमेटिक स्किन ना हो, लाइक जैसे एक्नी प्रोन स्किन होती है या ओपन पोर्स ना हो अगर, तो मेरे ख्याल से जवानी में तो मुझे लगता है आपकी हर चीज़ इतनी अच्छी है होती है और सब चीज़ इतना अच्छी हीलिंग हो रही होती है कि सब चल जाता है। ये तो है, ये तो है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे आप लोग बात करें। अच्छा, बेसिकली जो मेंटेनेंस आपने कहा था ना कि प्रोसीजर्स कराएं उसके बाद टोट के इस्तेमाल करें, मेरे ख्याल से जो डॉक्टर सबा ने कहा कि जो मेंटेनेंस का मतलब है कि उसी प्रोसीजर को आप टाइमली फॉलो करें, ठीक है, तो वो मेंटेनेंस आ जाएगी। अगर आप टोट के करेंगे ना तो आप उसको डिस्टर्ब गड़बड़ कर भी हो सकते सकती हैं। है। देखिए स्किन का पीएच होता है, हम लोग वो मेंटेन नहीं करते, और छोटी छोटी चीज़ें स्किन की बेसिक रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपने हम क्लेंजिंग हो गई, एक अच्छा फेस वॉश हो गया, एक सन ब्लॉक का इस्तेमाल हो गया, अगर आप ये नहीं करेंगे जितने प्रोसीजर्स करवा लेंगे उसका यूजलेस है। आई थिंक सन ब्लॉक इज द बेस्ट थिंग। अगर आप अपनी स्किन को आप समझे कि अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो सन ब्लॉक लगा लें। आई थिंक यू आर गुड फॉर इयर्स टू नॉट टू डू एनीथिंग और ये मेंटेनेंस में ही आएगा। जब आप सन ब्लॉक लगा रहे हैं ना तो आप बेसिकली अपनी स्किन को मेंटेन करें, आप अल्ट्रा वायलेट रेज से बचा रहे हैं, आप सारी ये चीज़ों से अवेयरनेस बचा ना रहे हैं। अभी आई है लोगों में कि सनब्लॉक कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। पहले तो लोग क्रीम भी नहीं लगाते थे मुंह पे। नहीं, सनब्लॉक हमें क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाता है ना, तो एंटी एजिंग इफेक्ट तो आता है उसका। और दूसरा ये कि जब आप रिजीम फॉलो करते हैं ना तो 2-3 चीज़ें ये हुए, सनब्लॉक हो गया, स्किन को क्लीन बहुत ज़रूर रखें, रात को स्किन को ब्रीथ करने दें। हम लोग रात में भी काफ़ी सारे सीरम्स वगैरह लोग लगा के सो जाते हैं, लेकिन रात को मुंह को साफ करके ब्रीथ करने दें स्किन को, ताकि आपको कुछ नहीं जो करना है सुबह सुबह और करें। दूसरा देखिए स्किन लोगों की ज़्यादातर ड्राई होती है, समझते हैं गर्मी आ गई, हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्किन टाइप को सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब टोटके वगैरह भी इस्तेमाल करें, कौन सा ड्राइनेस के लिए, कौन सा ऑयली स्किन के लिए, कौन सी की, सबसे पहले अपनी स्किन टाइप एक बहुत बेसिक चीज़ है। आप हर किसी को अपनी स्किन टाइप पता होना चाहिए, है ना। स्किन टाइप के बाद आप जो भी इस्तेमाल करेंगे वो आपकी स्किन पे एक अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर मैं कोई ड्राई चीज़ ऑयली स्किन पे यूज़ कर रही हूँ तो वो मज़ीद उसको बढ़ा देगा बजाय उसको अच्छा करने के। तो एक बेसिक नॉलेज है, आपको सबको अपनी स्किन के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी स्किन है किस टाइप। अब हो गई एक्ने की बात, जो कि ये मौसम जो है ये एक्ने को बहुत पसंद है, फलती फूलती है एक्ने। तो मैं एक्ने की प्रॉब्लम रही है, तुमने बताया। मुझे एक्ने की प्रॉब्लम रही है और इस तरह के देसी टोटकों ने मेरा कुछ नहीं, कोई इससे कुछ नहीं हुआ था, बिल्कुल। मतलब हशर नशर कर दिया। हाँ, इफ एनीथिंग, ख़ास तौर से जब हनी ऐड किया जाता था या टर्मरिक ऐड की जाती थी तो वो और इन्फ्लेम्ड होती है। और लेमन भी जैसे लोग ऐड करते हैं ना, वो एसिड है बेसिकली, वो स्किन को इरिटेट करता है, बर्न करता है। मैं खुद एक्ने प्रोन स्किन मेरी रही है हमेशा से, और जब भी मैंने कोई ऐसी चीज़ लगाई, अजीब अजीब टोटके होते थे, सुबह उठो तो थूक लगा लो, अजीब टूथपेस्ट लगा लो, टूथपेस्ट लगा लो, मेरी स्किन जल जाती थी। और मैंने काफ़ी बेयर किया है, जब तक मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं गई मेरी एक्ने सही नहीं हो पाई। एक्ने के लिए क्या शॉर्टकट्स हैं? क्योंकि देखिए दवाइयाँ खा रहे हैं तो 4-4, 5-5 महीने भी ले रही है, पूरा मुंह भरा हुआ है आपका एक्ने से, और वो फिर एक के बाद दूसरा वो फैल के बढ़ जाता है। तो आपको लगता है एक्नी के लिए भी शॉर्टकट होना चाहिए? मतलब आई थिंक हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई शॉर्टकट है, लेकिन आजकल वो आगे ना छोटा सा पिंपल पैच लगा लिया, वो शॉर्टकट हो सकता है। कोई एक एक्ने हो जाए तो आप लोगों के पास वो एक इंजेक्शन नहीं आया हुआ जो वो एक्ने में अगर पस भरी है, वो क्या चीज़? कुछ लोग लगाते हैं इंजेक्शन, मैं नॉर्मली अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ कि उसको जो चीज़ एक वो एक्चुअली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर आपका कोई पसी सा दाना है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आप उसको मैनिपुलेट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आप उसको छेड़ेंगे तो वो फैल जाएगा। कभी कभार वही दाना आप मुंह धो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, फटा और आपके वो फैल जाता है। मतलब मेरे साथ हमेशा होता है, एक पस वाला दाना निकल आया कहीं, पता नहीं क्यों,
उसके लिए मल्टीपल क्रीम्स और जेल्स आती हैं, वो फ़ौरन उसको बिठा सुखा देती हैं, हाँ देती है। सुखा देती हैं। आपका विटामिन ए बेस्ड, रेटिनॉल बेस्ड आते हैं विद अच्छा। एंटीबैक्टीरियल्स, तो आप वो लगा लें, 2-3 दिन में वो बैठ जाती है। इतना कोई उसमें मतलब आप रेकमेंड नहीं करेंगे कि वो इंजेक्शन जो आजकल आते हैं दानों के लिए वो एक मैं नॉर्मली लगाएंगे? नहीं करती वो, हाँ। कम कर, हाँ। एक्टिव एक्नी पे तो वैसे भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स भी नहीं कराएं, क्योंकि एक्टिव एक्नी में यही प्रॉब्लम होती है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड होती है। Spread जो तो जिनको आप क्या acne- रेकमेंड करेंगी, कोई दवाई या कोई ऐसी चीज़ क्या अगर सिंगल या एक या दो एक्नी के वो है तो वो तो देखिए हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होते हैं, मौसम की वजह से भी लोगों को हो जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा जब लोग बहुत सीज़न है शादियों का उसका, तो एक्सेसिव मेकअप यूज़ करने की वजह से क्लॉक्ड पोज हो जाते हैं, उसकी वजह से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से एक्नी हो जाती है। तो उसके लिए तो आप कोई सिंपल सा वही करिए, रेटिनॉल बेस्ड जेल या रेटिनॉल बेस्ड जेल विथ एंटीबायोटिक आते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। लेकिन और अगर ज़्यादा बढ़ गई है तो एक्ने? देखिए अगर ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम है तो वो पे उसका तो बिल्कुल ही शॉर्टकट नहीं है, बिकॉज एक्नी के लिए यू हैव टू डू अ ब्लड टेस्ट वर्कअप। देखिए स्पेशली फीमेल्स में जब ये प्रॉब्लम होती है तो हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से हमारे यहाँ बहुत कॉमन हो गई है, आपको पता है बिल्कुल, कितने पीसीओज बिल्कुल, वगैरह कितने कॉमन है, तो उसकी वजह से आपकी एक्नी होती है। तो आप पहले ब्लड वर्कअप कराएं, आप रीज़न फाइंड आउट करें कि भाई वो एक्नी क्यों हो रही है। हाँ। तो वो ब्लड वर्कअप होते हैं, उसमें हार्मोनल टेस्ट भी होते हैं, और हमारे यहाँ क्योंकि पीसीओज बहुत कॉमन है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपका मेल हार्मोन बढ़ जाता है तो उसकी अगर उस वजह से हो रही है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगी कि ये उसको हार्मोनल थेरेपीज़ की ज़रूरत है, उसकी वजह से हो रहा है ये प्रॉब्लम, या फिर जो है वो रीज़न ये नहीं है, मे बी जस्ट ओपन पोर्स, मे बी वो मेकअप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, अपनी स्किन को क्लीन करके नहीं सो रही हैं। तो आई थिंक कि पहले उसका हमें रीज़न या हमें जड़ तह मालूम तक करनी पहुंचना चाहिए, पड़ेगा। इसके बाद उसको ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, ब्रेक के बाद जब मैं आऊँगी तो मैं पूछूंगी क्या कोई चीज़ खाने से या कॉफ़ी पीने से या चॉकलेट से, इससे भी एक्नी प्रोन स्किन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है? क्या ये खाने पीने का भी कुछ असर है एक्नी पे या नहीं? ये एक सवाल हमने करना है ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात करें शॉर्टकट्स पे कि कभी कभार दिल चाहता है ना बस जल्दी से सही हो जाए, हमारे पास वो सब्र कभी कभार किसी चीज़ के लिए नहीं रहता कि आप वेट करें। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि क्या जो एक्ने आपके फेस पर होती है उसका दारोमदार कुछ खाने पीने से है? क्या ऐसा है कि चॉकलेट खाने से दाने निकल आएंगे या कॉफ़ी पीने से वो धप्पड़ से मोटे मोटे दाने हो जाते हैं? कौन बता सकता है? ये मैं आपको बता सकती हूँ फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे अच्छा। आपको काफ़ी टाइम लग जाता है अपनी चीज़ों को, अपनी बॉडी को समझने के लिए। सो विद टाइम आई रियलाइज कि गर्मियों में अगर मैं जर्दी के साथ अंडे खाऊँ ना तो मुझे हाइव्स हो जाती हैं, इरिटेशन हो जाती है, वो बड़े बड़े स्किन पे आ जाते हैं, मुंह पे आ जाते हैं। और एलर्जी हुई ना बट तुम्हें? दैट इज एलर्जी, Allergy, हाँ। दैट्स कॉल्ड लेकिन एक्नी ट्रिगर पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो आप एक्नी की बात कर रहे हो ना, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, फीमेल पेशेंट्स आती हैं, ज़्यादातर हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, तो हम उसको पे ट्रीट करते हैं कि हार्मोन्स जो हमारे हैं वो किन चीज़ों से, जैसे हम लोग अगर बहुत जंक फूड खाते हैं, पैकेट चीज़ें खाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें खाते हैं, तो वो फिर हमारी ट्रिगर करती हैं चीज़ें। अच्छा। हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, एक्नी ट्रिगर होगी। कुछ लोगों को कॉफ़ी से होता है, क्योंकि कॉफ़ी एसिडिक होती है, हमारे वही बात है, स्टमक का पीएच इफेक्ट होगा। आप कुछ खाओगे, आपकी बॉडी का पूरा जो गट सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड दैट विल क्रिएट एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जिसमें एक्नी निकल आती है। कुछ लोगों को, आप चॉकलेट से कह रहे हो, चॉकलेट से एग्जैक्टली होता नहीं है, वो चॉकलेट के अंदर जो चीनी होती है ना, शुगर होती है, उससे होता है। बट इफ़ यू टेक डार्क चॉकलेट तो वो तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम इसका भी बहुत मतलब अच्छी खाली है। चॉकलेट से नहीं, बहुत सारे ऐसे शुगरी डिजर्ट्स जो हैं प्रिजर्वेटिव उनसे वाली भी- चीज़ें तो सब चीज़ ट्रिगर करती हैं, एलर्जीज को भी जिसमें ट्रिगर भी- करती हैं, एक्नी को भी ट्रिगर करती हैं। जो भी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए चीज़ डाली गई है ना, आप जब भी वो डब्बा उठाओगे आप सोच लो कि आपने अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन इंट्रोड्यूस कर दी, और जहाँ इन्फ्लेमेशन होगी सारी गड़बड़ी। हमने क्या करना है, हमारी बेसिक, आप अभी जितना भी देख लो, जो भी लेटेस्ट रिसर्च आई है उसमें ये है कि आपने अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करनी है। इफ़ इन्फ्लेमेशन इज़ रिड्यूस, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका वेट अच्छा होगा, आपके हार्मोन्स अच्छा वर्क करेंगे। क्योंकि हम बड़ी आजकल रील्स देखते हैं ना कि एक वो पूरा चेहरा दानों से भरा हुआ था, फिर दिखाया एडिट करके कि खाने चेंज किए, तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट आया स्किन के ऊपर। Skin। और ये सबसे पानी का पहले- intake मैटर करता है निदा। और आप पानी का इंटेक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग, मैं पूछती हूँ ना, मेरे पास पेशेंट्स जब डाइट प्लान देने आते हैं, कितना पानी पिया? हाँ 6 ग्लास। मैंने कहा गिन के 6 ग्लास था, बट बिकॉज आप अंदाजे से, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट कि मैंने अंदाजे से 6 ग्लास, या तो एक बॉटल बना के रखें,
एंड उसको आप कंप्लीट करें और अपने इलेक्ट्रोलाइट्स उसके साथ अच्छे रखें। आपने सिर्फ सादा पानी 12 ग्लास पी लिया और उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं थे, वो भी आपने गलत किया। वो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिहाइड्रेट कर रहे हैं गलत तरीके से, बिकॉज आप ओवर हाइड्रेशन करेंगे, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसका मतलब ये है कि खाने का इम्पैक्ट बहुत आपके चेहरे पर आता है, क्योंकि जब मैं डिटॉक्स डाइट करती हूँ ना, जिसमें हेल्दी वेजिटेबल्स, उनके सूप्स और ये, तो स्किन इतनी अच्छी हो जाती है। वरना जब भी मैं डाइट करती थी, बाल झड़ रहे हैं, स्किन खराब हो रही है, तो फिर मुझे उससे अंदाजा हुआ कि यार खाने का इसका मतलब पेट से ताल्लुक है आपकी स्किन का। अब देखिए ना, जैसे हम अब कोलेजन हम बूस्टर्स लगवाते हैं या करते हैं, अगर वही कोलेजन हम अपनी डाइट में एडअप कर लें, आजकल ओरल कोलेजन्स भी आ रहे हैं, लोग ले रहे हैं, है ना। तो अगर हम डाइट ऐसी अच्छी लेंगे जिसमें कोलेजन रिच हो, जो कि आपकी स्किन को रीजनरेट करे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आप खा रहे हो वो आपके ब्लड में शामिल होगा, वो फिर आपकी स्किन पे भी नजर आता है ना, आपकी सर्कुलेशन अच्छी लेकिन फिर ऐसा तो नहीं हो सकता वो बेचारे गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी भी स्किन कभी कभार नहीं, बहुत तो अच्छी होती है। कोलेजन से सिंपल सा है, यखनी हम पीते हैं ना, बिल्कुल। इट्स सच अ रिच सोर्स ऑफ कोलेजन। और अगर आप जो यखनी आप देखें, जो चाइनीज़ वगैरह लोग ब्रॉथ पीते हैं, इनका होता है, इनके खाने भी ब्रॉथ में बने होते हैं। हम कहते हैं कि हमें वैसी स्किन चाहिए, बट हम अपनी डाइट में नहीं वो ऐड करते। हम लोगों को डाइट मसाले माशाल्लाह भुनाई तेल, किसी को कोई यखनी सब्जी भी को इतना पका देते हैं कि उसकी सारे विटामिन ही मर जाते हैं, खत्म हो उसकी सारी न्यूट्रिशन खत्म हो आप जाती है। इसको देखें, आप जो बात करिए कि अगर हम थोड़ा सा उसको देखें, जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, वो दालें वगैरह भी खाते हैं, वो प्रोटीन रिच होता है। वो जंक फूड की तरफ नहीं खा रहे थे, उनकी स्किन फिर कंपैरेटिवली बेहतर होगी, क्योंकि वो ऐसे जंक और फूड वो नहीं घर खा का रहे, खाना खा रहे हो, सब्जी का और खाना खा रहे होते हैं, वो कभी-कभी सब्जी दालें खा रहे क्योंकि मेरी होते हैं। अम्मी ने ज़िंदगी में साबुन से मुंह धोया है, और तुम्हारी अम्मी की स्किन कितनी इतनी प्यारी है। अच्छी है वो, बिल्कुल अपने वो, उनकी कोई मॉइस्चराइजिंग मैंने रूटीन ऐसी स्किन केयर नहीं देखी है। और जेनेटिक्स में अब्बू के बालों की हिम्मत है कि अभी तक सर पे टिके हुए हैं। कभी कभी जेनेटिक्स भी आपके ऐसे होते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो। आजकल इस तरह की रील्स भरी पड़ी हैं, आप बस फ़ोन अपना खोले और आपको एक के बाद एक, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर रील को फॉलो करते हैं तो देखिए मसले भी तो ज़्यादा हो रहे हैं और उनको इसीलिए। लगता है कि बिल्कुल सही है। सो अब इसका शॉर्टकट क्या है? ओवरलैपिंग करेंगे जब आप इतने सारे टोटकों की ना, कि एक मैंने किया, आज 2 दिन में फ़र्क नहीं पड़ा, चलो मैं कुछ और कुछ ट्राई और करूं, कर लूं। और ख़राबी हो जाती है। बट अच्छा, ये था छाइयों का इलाज। मुलाजमा क्यों? क्या ऐसा आपके क्लिनिक में स्किन थ्योरी पे कोई ट्रीटमेंट है छाइयों का जो थोड़ा हो सकता है? स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो भी हमारे एशियंस में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। और पिगमेंटेशन क्योंकि सबसे पहले यही है कि हम उसकी वो प्रोटेक्शन नहीं करते, सनब्लॉक नहीं लगाते। जाहिर सी बात है, वो सनरेज जब मुसलसल मदर्स हैं वो पिक एंड ड्रॉप करी हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टीनेजर्स अपने कॉलेज जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग इट तो फिर वो पिगमेंटेशन तो होगी। बट पिगमेंटेशन का एक रीज़न आयरन की डेफिशिएंसी भी जो कि हमारे कॉमन है, उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन बढ़ती है। बट फॉर ट्रीटमेंट इफ़ यू विल आस्क मी, तो हमारे पास लेज़र्स हैं, लाइक क्यू स्विच लेज़र होता है, दैट एक्चुअली किल्स योर मेलाज्मा। वो आपके सेल्स को अटैक करता है जो पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, एंड वो आपके फिर डिस्ट्रॉय होके बॉडी से निकल जाते हैं। तो वो स्लोली ग्रेजुअली तो आप क्या, अगर कोई आयरन की ड्रिप्स लगाए, अगर आपने टेस्ट कराया, उसका ब्लड टेस्ट कराया और उसका HB लेवल जो है वो आपको लगा कि वो लो है जितना होना चाहिए, वैसे कितना होना चाहिए ब्लड टेस्ट अगर कराते हैं? 11 to 13 होना चाहिए फीमेल्स में एटलीस्ट। अच्छा, हाँ। और अगर कितना कम है जो आपको छाइयों पता लगेगा कि आपकी? देखिए 8-9 के साथ भी हमारे पास फीमेल्स आती हैं। हाँ। तो 8-9 में मतलब उसके अंदर होता है कि आपकी टेंडेंसी बढ़ जाती है टू डेवलप पिगमेंटेशन। अच्छा, तो ऑब्वियसली उनको आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं साथ में, ताकि आप ऊपर से आप ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं और पता चले उनका HB इतना लो है कि आप चाहे ऊपर से कुछ भी कर लें, पैसे खर्च हुए जा रहे हैं और आपका जो वो सही नहीं हो रहा, दोबारा Exactly, तो हम लोग उनको आयरन सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं, सनब्लॉक सजेस्ट करते हैं। ड्रिप्स सजेस्ट करते हैं? आयरन ड्रिप्स यूजुअली सजेस्ट नहीं करते हाँ। अंटिल लेस बहुत लो, लाइक 6-7 वाली हीमोग्लोबिन पे तो ऑब्वियसली हमें आयरन ड्रिप्स देनी पड़ती है, क्योंकि वो सिर्फ उसका पिगमेंटेशन से ताल्लुक नहीं है, पर उसके बाद तो वो पूरी एक डिजीज़ बन जाती है। एनीमिया इज़ अ डिजीज़, उसकी वजह से हार्ट इशूज़ और मल्टीपल और इशूज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर लो रहता है। बट ये है कि आयरन लेवल्स देखने ज़रूरी हैं, और वही कि इफ़ दे आर यूजिंग सन ब्लॉक्स और नॉट, प्रोटेक्शन कितनी ले रहे हैं अपनी स्किन के लिए बिफोर गोइंग इन द सन। तो शॉर्टकट आपने बताया क्यू स्विच लेज़र है, उससे स्लोली ग्रेजुअली, क्योंकि वही है कि शॉर्टकट नहीं है हमारे पास, शॉर्टकट नहीं है क्यू स्विच। लेकिन उससे तो शॉर्टकट है, जिससे ये टोटके हम लगाएंगे तो उसमें शायद साल लग जाएंगे और
Exactly. क्यू और स्विच से कितने, आप क्या कहती हैं, मल्टीपल सेशंस होते हैं, हम कहते हैं 4 वीक्स अपार्ट तकरीबन, स्लोली ग्रेजुअली 4 किसी को 4 मंथ्स लगते हैं, किसी को 6 मंथ्स लगते हैं, उसके साथ होती है गहरी है कॉम्बिनेशन, छाइयाँ? हाँ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को फिर हम कॉम्बिनेशन करते हैं, क्यू स्विच के साथ हम केमिकल पील्स कर लेते हैं, अगर मौसम अच्छा हो, अगर इतनी ज़्यादा वो धूप में उनका एक्सपोजर ना, और हमें पता हो कि वो हम उनकी जब पीलिंग केमिकल पील करेंगे तो वो उसके बाद सन ब्लॉक लगाएंगे और सन से अपने आप को सन प्रोटेक्शन रखेंगे, तो फिर केमिकल पील्स भी करते हैं। तो वो यूजुअली कॉम्बिनेशन होता है कि हल्की हल्की आपकी सुपरफिशियल स्किन जो है वो जब लेयर शेड ऑफ होती है तो ऊपर की जो सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है वो काफ़ी कम हो जाती है, और फिर फॉर डीपर पिगमेंटेशन क्यू स्विच वर्क्स, तो वो फिर एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है, बट इट टेक्स टाइम। छाइयाँ सबसे ज़्यादा इसमें निदा मैं ये कहूँगी, देखिए हम लोग को हम एक अवेयरनेस शो करें, तो सबसे पहले ये जो एजिंग हो रही होती है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको सबसे पहले एक्सेप्टेंस भी आना चाहिए। आप इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ जो स्किन का टेक्सचर है उसको समझे। अच्छा, अब ये देखें हर कोई लेज़र या उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि जो हम डिहाइड्रेशन अपनी बॉडी में रखते हैं ना, वो भी आपकी एजिंग प्रोसेस को ज़्यादा कर देता है। स्किन रिंकल्ड हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती है अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। आपने अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। अच्छा, नंबर 2 वही मॉइस्चराइज़र की बात कर रहे थे, अगर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे वो भी आपकी एजिंग प्रोसेस को ज़्यादा फास्ट कर मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो आपने उसको ये छोटी छोटी सी चीज़ें, और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़, अगर आपने एक हफ्ते मॉइस्चराइज़र लगाया, अगले हफ्ते आप कह रहे हैं 8वें दिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब जैसे मैं बात करूंगी कि ये तो हो गई खाने के लिए, हाँ। अगर आप जो है वो आयरन ड्रिप्स नहीं लगवा रहे, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जिससे आयरन डेफिशिएंसी ख़त्म हो और छाइयाँ फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि मेरे मुंह पे जैसे मुझे लगा कि छाइयाँ हो रही है तो मुझे पता चल जाता है कि ये मुझे आयरन डेफिशिएंसी शुरू हो गई है दोबारा। तो अगर मैं कुछ अच्छा खाती हूँ तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मद्धम हो जाती है। अच्छा, देखिए वही सबसे पहले तो आयरन ड्रिप्स हर किसी को रिकमेंडेड नहीं है। डॉक्टर सबा ने कहा जब तक कि एचबी लेवल 5-6 ना हो हम हर किसी को नहीं लगा सकते, क्योंकि वो फिर ज़ाती भी हो सकती है, वो अगर अलग एक ज़ाती भी बुरी है, ज़ाती भी बुरी है। आपने वही 13 to 11 to 13 के इन बिटवीन ही एक फीमेल के अंदर होना चाहिए। अच्छा, जैसे खजूर का इस्तेमाल है, खजूर एंटीऑक्सीडेंट भी है, खजूर आपको एक अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स भी बॉडी में दे रहा है और आपकी आयरन की कमी को भी पूरा बेहतर कर रहा है। अगर देखें एक कमी होती है, कमी है तो आपको सप्लीमेंट लेना है, जैसे फेरस सल्फेट हुआ वो हमने देना है उसको 6-8 महीने तक उसको यूज़ करवाना है। सही है। लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए डाइट में आपको वो चीज़ें शामिल करना पड़ेंगी, जैसे खजूर हो गया, पालक में बहुत अच्छा आयरन होता है, ठीक है। इसी तरह से आप सेब हो गया, खीरा हो गया, ये सब आयरन रिच होता है। चुकंदर हो गया। 2-3 चीज़ें क्लियर करूँगी। एक तो एचपी की बात की, जब हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं ना तो वो एक ओवरऑल रिजल्ट देता है। मेरे पास काफ़ी सारी पेशेंट्स आती हैं कि मुझे लग रहा होता है कि वो एनेमिक है, एचबी उनका 11 भी होगा, देन यू हैव टू गो फॉर द आयरन की पूरी प्रोफाइल करानी है, ठीक है। सीरम आयरन कितना है, फेरेटिन कितना है, टीआईबीसी जो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं वो कितनी है। एंड अगर आपको लगता है कि एचबी ठीक है बट वो चीज़ें सही नहीं है, देन ऑल्सो यू हैव टू एडवाइस के सप्लीमेंट्स देने हैं। आपने सिर्फ एचबी के ऊपर नहीं जाना है कि हीमोग्लोबिन तो सही था, पता नहीं है क्यों कह रही है कि इसका सांस फूल रहा है, थकन हो रही है, तो आपने पूरी प्रोफाइल करानी है। यू प्रोफाइल कराने के बाद उस टेस्ट को क्या कहते हैं? वो आयरन प्रोफाइल पूरी प्रोफाइल होती है आयरन हाँ, उसमें प्रोफाइल। फेरेटिन होता है जो आपके आयरन स्टोर्स को वो करता है कि आपका एचबी तो बन रहा है लेकिन पीछे से स्टोर्स कम है, लेकिन वो आपकी स्टोर्स body में बेचारे store ही डिप्लीट इसलिए कम होते जा रहे हैं क्योंकि वो एचबी को मेंटेन कर रहे हैं। और आयरन लेवल जो ब्लड में सर्कुलेटिंग आयरन है वो चेक सीरम होती है, और टीआईबीसी एक होता है जो प्रोटीन जो आयरन को लेकर ट्रांसफर कर रही होती है वो कितनी है। तो लोगों को कहाँ समझ आएगी बस ये आप आयरन प्रोफाइल आप याद रखो ना। अगर किसी ने आयरन प्रोफाइल कराई उसको लगता है कि एचबी सही आ रहा है लेकिन मेरे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो जस्ट गो फॉर आयरन प्रोफाइल, आपको आइडिया हो जाएगा। में कभी प्रॉब्लम हुई है छाइयों वाइयों की या कुछ ऐसा? ब्लेस्ड हो तो मैं ना, और क्योंकि अक्सर लोगों को दाने नहीं होते लेकिन छाइयाँ हो जाती हैं, प्रेगनेंसी में हो जाती हैं। प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंजेस इज आल्सो वन ऑफ changes है फैक्टर है ना, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और डाइट की मैं बात कर रही थी ना, डॉक्टर्स जैसे बता रही हैं डाइट में ना 2 तरह की हमें आयरन मिलती है, हीम एंड नॉन हीम। हीम आयरन वो होती है जो हमें मीट से, प्रोटीन से मिल रही होती है, जो बीफ है, मटन है, फिश है, उससे हमें जितनी भी आयरन मिलेगी सबसे बेस्ट सोर्स तो वही है बीफ जो होता है आपका, रेड मीट जो होती है। नॉन हीम आयरन होती है जो हमें सब्जियों से मिलती है। अच्छा, हमारे यहाँ मसला जो आता है मेरे पास, मैं पेशेंट्स को डाइट में लिख के दूंगी कि आपने पालक खानी है, आपने गोश्त खाना है, आपने खजूर खानी है, आपने चुकंदर खानी है, ये सारी चीज़ें लिख दी। अच्छा, ये डायरेक्ट सोर्सेज एक तो आयरन की हो गई, कुछ होती हैं जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होती है तो वो एब्जॉर्प्शन अच्छी करती है। अब लोग क्या करते हैं, पालक गोश्त बना के खा रहे हैं,
पालक गोश्त में आपने डॉक्टर ने कहा गोश्त भी खाओ पालक भी खाओ, हाँ, चलो दोनों मिला लो। हीम और नॉन हीम आयरन हम इकट्ठे नहीं एडवाइस करते अगर आप अच्छी एब्जॉर्प्शन चाहते हैं आयरन। ओके, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ आपने अगर आयरन की मेडिसिन भी ली ना कि आप मैंने पालक गोश्त रेकमेंड नहीं करें? अलग से खाएं ना, अलग पालक खाएं, अलग पालक गोश्त पनीर खाएं। खाएं। पालक पनीर बेस्ट है। हाँ, और दूसरा ये कि आयरन का सप्लीमेंट भी जब लें तो विटामिन सी के साथ सारे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, हमें ये कॉमन पता है लोगों को कि कैल्शियम के साथ नहीं लेना, दूध के साथ नहीं लेना, लेकिन अगर आप उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल या सलाद के साथ भी ले लेना तब भी आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो ऑक्सीडेट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो तरीका होता है, अगर आपने डॉक्टर तो लिख दिया, अगर आपको नहीं एक्सप्लेन किया गया आप खाते रहेंगे। यानी आप कह रही हैं आयरन की टैबलेट्स किस चीज़ के साथ लें? फ्रूट जूसेस के साथ ले लें या फ्रूट के साथ, सबसे बेस्ट है होल फ्रूट विटामिन खाएं। सी का कोई विटामिन सी एब्जॉर्ब करता है, देखो सारे आयरन fruits एब्जॉर्प्शन में- को बेटर करता है। सारे Okay. फ्रूट्स में विटामिन सी अल्लाह ताला ने होता है। रखी हुई है। हाँ। तो आप सिट्रस फ्रूट्स नहीं ले सकते, अभी जैसे गर्मी आने वाली है, आम आ रहा है और आलू आ रात रहा को है, नहीं लेना चाहिए ना आयरन? रात में इसलिए वो क्योंकि हजम करने में मुझे लगता है digest- डॉक्टर बहुत सारे लोगों को डाइजेशन में इशू होता है ना आयरन से, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, किसी को ब्लैक स्टूल का इशू हो जाता है, constipation stomach pain बहुत हो रहा है, common बहुत है। सारी ऐसा चीजें क्यों है वैसे? क्यों आयरन लेने से कॉन्स्टिपेशन या ये सिनेरियोज होते हैं? फिर क्या करें वो लोग? इसकी देखो मैं बता पानी रही का हूँ इसकी intake- सप्लीमेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम होती है, हमारे स्टमक का पीएच अफेक्ट होता है। अगर आपने खाली पेट खा लिया सप्लीमेंट, वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि वो एसिडिक है। अगर आपने खाने के 1 घंटे बाद खाया तो वो अच्छा एब्जॉर्ब हो जाएगा, खाने के साथ लिया तो सबसे बेस्ट एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि उसको एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है जिस पे वो एब्जॉर्ब होता है। अगर वो नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कोई सा भी सप्लीमेंट हो। और खाली पेट अगर लेंगे ना तो वो उसकी पीएच, उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है ना स्टमक की, उसको भी इरिटेट करता है, Irritate तो करता लोगों है। को एसिडिटी का Acidity प्रॉब्लम होता है, वो absorb ही नहीं होगा। डाइजेशन हो जाती है। और पानी का इंटेक जितना अच्छा रखेंगे ना उतना ही अच्छी इसकी एब्जॉर्प्शन भी होती है। ये तो ना आज इन्होंने लूप बना लिया, पानी का इस्तेमाल ये अच्छा देखिए ना रखें। आप हर सेगमेंट में हम मैं सिर्फ इसको मैं ये बात कह रही हूँ कि हम बहुत जम करते हैं बड़ी चीज़ों पे, हम बेसिक चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ले आए ना तो हमें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत ही ना हो। हम बेसिक आज अवेयरनेस देखो आज ये कह के आज पिलवा के रहेंगे पानी आप लोगों नहीं, को। आप देखें निदा, आप देखें हम सोचते हैं हम ये कर लें, हम वो कर लें। अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी चीज़ें हम करेंगे ना, स्किन का बेसिक ख्याल रखना शुरू कर दें, हमें ठीक है आप फेशियल्स कराएं ज़रूर, में वो मेंटेनेंस में आ जाएगा, लेकिन आप पहले फेशियल कराने के बाद आप वही लाइफस्टाइल करें तो क्या फ़ायदा इतने पैसे फेंकने का। तो आप वो काम करें जो कि तुम कितना पानी पीती हो लड़की? मैं बहुत पीती हूँ, अभी लाई भी हूँ, आपने मेरी बोतल का साइज नहीं देखा? हाँ ये भी है, ये भी है। अच्छा, डार्क सर्कल्स का फिर भी हम छुपा लेते हैं कंसीलर लगा के, करेक्टर लगा के, लेकिन जिनके अंडर आई बैग्स हैं ये कैसे सही हो सकते हैं टोटकों से? सबसे पहले तो टोटके पे मुझे एतराज़ है, इसमें ऑलिव ऑयल भी है, इसमें कोकोनट ऑयल भी और है। हर टोटके में शहद तो है ही है, शहद है। अच्छा, पता नहीं कोकोनट मुझे ऑयल तो अपनी वैसे तरफ स्किन से के लिए बने हुए अच्छा होता है, लगता है। कोकोनट Skin के लिए ऑयल अच्छा इज होता है। गुड, बट इस नहीं, तरीके से नहीं, मुझे पता है पफी आईज जो बनावट होती है, एक अब्बा के भी थे, दादा के भी थे, फिर वो बच्चे के भी आ गए, हाँ। तो वो कैसे खत्म होंगे? आई थिंक खत्म नहीं होते होंगे, शायद हो सकता है इनसे कुछ फर्क पड़ जाता Icing हो या करने से कम हो जाते है हो, इससे। बट मुझे नहीं लगता कि खत्म होते हैं, और इसके डिफरेंट आपका रीजंस लाइफ जो स्लीप पैटर्न होता है ना वो भी बहुत मैटर करता है, हाँ, ठीक कि है। और आपका सॉल्ट इंटेक कितना है वो भी बहुत मैटर करता लेकिन है। मैंने तो अक्सर सेलिब्रिटीज के हीरोइंस है हमारी, जब वो शोबिज में आई थी तो उनके आई बैग्स थे, अच्छा, और वो बड़ी उम्र अच्छा, की वो लगती थी। genetically जो आप कह रहे फिर हो ना, उसके जिससे- बाद थोड़े दिनों बाद, थोड़े अरसे बाद मैंने देखे वो गायब हो गए, तो वो कैसे गायब हो गए भाई? कोई सर्जरी है, कोई प्रोसीजर्स हाँ, होते procedures हैं? होते हैं। वो क्या प्रोसीजर है? देखिए, एक तो जैसे आपसे शुरू में हमारे जब स्टार्ट हुआ था सेगमेंट, तब डिस्कशन हुई थी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर, तो उससे काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं अगर किसी के हल्के हो, लाइक अच्छा। बिल्कुल लाइट, अगर पफी आइज हो, ये नहीं हो कि फुल, क्योंकि इसके डिफरेंट रीजंस है ना, जैसे वो बता रही हैं कि आपका स्लीप पैटर्न है, आपने वाटर सॉल्ट इंटेक ज़्यादा लिया है तो वाटर रिटेंशन होती है कुछ लोगों की, तो उसकी वजह से होता है। किसी किसी को होता है विद एज फैट पॉकेट्स बन जाती हैं, तो दे आर यूजली फैट पॉकेट्स, उसकी वजह से भी पफी आइज होती है, तो दे आर डिफरेंट रीजंस टू इट। बट अगर माइल्ड पफिनेस है तो उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स उसके ऊपर जो साल्मन डीएनए, इट वर्क्स बेटर, बिकॉज वो यही है कि वो ओवरऑल आपकी स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है ना, तो आपके जब स्किन आपकी हेल्दी होगी तो उसमें वाटर डिटेंशन भी कम लेकिन होगी। इसके कोई सर्जरी वाले प्रोसीजर्स हैं कि लाइक वो खत्म ही हो सकता है? जी, बिल्कुल? ब्लेफरोप्लास्टी होती है, बिल्कुल अच्छा। सर्जरी भी लोग जाते हैं, जो आप कह रही हैं कि बिल्कुल खत्म हो गए, हाँ। तो बहुत सारे लोग ब्लेफरोप्लास्टी कराते हैं जाके, उसकी पूरी सर्जरी और होती है। वो उसमें skin कितना से- डाउन शॉर्टकट के लिए अगर आप कहेंगे ना तो एक शॉर्टकट ही तो है प्रोग्राम का नाम, इसलिए तो प्लाज्मा डिवाइसेस जो आती है ना, जो हीट के थ्रू
बर्न करती है, स्मॉल बर्न्स होते हैं आपके अंडर आई पे लगाते हैं एंड उसका थोड़ा डाउन टाइम होता है, आपको 10 डेज़ तक वो हील होने में टाइम लगता है, बट उससे काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। इवन CO2 लेजर हाँ, CO2 भी, जैसे ये भी basically वो क्योंकि वो same। पूरी स्किन रीसर्फेसिंग करता है, हाँ। आपकी नई स्किन आती है, These आपकी are- सुपरफिशियल लेयर को वो रिमूव कर देता है और आपकी जो नई स्किन जो आती है वो काफ़ी बेहतर और आती उसका है। डाउन टाइम कितना होता है CO2? उसका डाउन टाइम भी होता है 14 आराम डेज से। तक आपका वीक टू 14 डेज, आई थिंक फेस पे डिपेंड करता है, किसी का वीक में चले जाता है, 10 डेज 14 डेज में मैक्सिमम अगर हीलिंग स्लो हो। हाँ। बट आईज क्योंकि बहुत ही अंडर आई एरिया इज़ वेरी थिन और स्किन उसकी बहुत पतली होती है, तो उसको आई थिंक 2 वीक्स तो लगते हैं आराम से। वो ये है कि हर एनर्जी डिवाइसेस ही वर्क करती हैं बिकॉज वो आपकी वो हीट प्रोसीजर का नाम क्या बताया था आपने? CO2 लेजर। नहीं नहीं, वो जो ब्लेफरोप्लास्टी वो तो सर्जरी है, सर्जरी सर्जरी है। है, ब्लेफरोप्लास्टी कहलाती है। हाँ हाँ, लेकिन हर कोई जो है वो किसी को कराना शॉर्टकट चाहिए ना, अगर तो कुछ प्लाज्मा वाला करा लें, वो बहुत ईजी है, बहुत क्विकली नहीं, होता है। प्लाज्मा वाले में कितना टाइम लगेगा? उसमें मैं बता रही हूँ विद इन अ वीक आपकी वो हीलिंग जो डाउन टाइम है ना वो होता है बस। और वो जो प्रोसीजर का नाम उसके बताया अंदर था भी आपने? CO2 नहीं, लेजर। CO2 नहीं, वो जो ब्लेफरोप्लास्टिक है, क्या? ब्लेफरोप्लास्टिक। ब्लेफरोप्लास्टी। अच्छा, उसमें उसका डाउन टाइम आई थिंक अराउंड 1 मंथ तो लगता होगा, क्योंकि उसके surgery स्टिचेस है, आते हैं ना, surgery है स्टिचेस आते हैं, मतलब 1 मंथ के बाद आपकी स्किन सेट होना शुरू होती है। अच्छा वैसे आइसिंग कर लें और नैनो नीडलिंग करा लें, जैसे हम लोग माइक्रो नीडलिंग करते हैं ना, तो उसकी एक नैनो नीडलिंग आती है जो बिल्कुल सबसे स्मॉल, वो नीडल पेयर्स भी नहीं ज़्यादा करती, 0.5 उसकी कोई होगी, तो वो आप नैनो नीडलिंग अगर कराते हैं तो उससे स्किन आपकी वो, क्योंकि आप रिपीटेडली करा भी सकते हैं ये किसी के अगर बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी जब किसी की एज कभी कभार तो होते हैं, लेकिन किसी की एज बढ़ती है तो एक डेवलप हो जाते हैं। वो स्किन यूजुअली लैक्स होती है ना, स्किन लैक्स होती है, कोलेजन का जो डिपोजिशन है वो कम हो रहा है, तो वो आपका फैट जो है वो जगह पे जमा हो जाता है। अच्छा दूसरा नेता, मैं इन सारी बातों से ये अगेन अवेयरनेस यही दूंगी कि कोई चीज़ भी हफ्ते में आपको हासिल नहीं होती, आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। हाँ वो सब सही है, तो लेकिन मैं इसलिए आपका प्रोग्राम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, तो मैं हमें ये बेसिकली ज़रूर मतलब हाँ। सच्ची में हाँ। कभी आपको किसी को ना झूठी आस नहीं देनी नहीं है, चाहिए। बिल्कुल। तो कभी कभार जो टोटके होते हैं वो थोड़ी झूठी आस दे देते हैं, हाँ। कि जैसे ये फैट पॉकेट्स हैं, हाँ। ये चाहे आप कुछ भी टोटका कर ले, वो फैट पॉकेट्स नहीं जाएंगे जब तक वो चीज़ एक निकलेगी है नहीं। जैसे सुबह उठ के ना आप थोड़ा सा फेस मसाज करें, लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, तो उससे भी आपके डीपअप हो जाता है। मतलब अगेन जैसे आपने सुबह तो कोई डीप अप करने के मॉइस्चराइजर, लिए बहुत सारी चीजें, जैसे आइस में मुंह डाल देते हैं वही लोग, कहते हैं आइसिंग हाँ, करने से या बहुत वो कर क्या सकते कहते हैं वो पत्थर जो लगाते हैं वो- Guasha। हाँ, wash। वॉश हाँ। लेकिन उसकी टेक्निक थोड़ी सीख के आपने किस तरह से लिम्फेटिक की ना, आपने किस तरह से आपको लेके आना है, किस तरह से ड्रेन करना है ताकि वो डीपअप हो। एक छोटे से तो- ब्रेक के बाद, सॉरी मैं आपको कट करी, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम शॉर्टकट्स पे बात कर रहे हैं कि टोटके एक तो बगैर ऐसे खाली रील्स देखकर ही नहीं कर दें इस्तेमाल, क्या पता आपको सूट ना करे। दूसरा किसी डॉक्टर से रुजू करने के बाद बहुत सारी चीज़ों का हल निकल सकता है और शायद ज़्यादा जल्दी आप वो रिज़ल्ट पा सकते हैं बजाय टोटके लगा लगा के अपनी स्किन को कभी कभार ख़राब करने के। और उसके साथ बिरयानी भी खाए, कौरमे भी खाए, शीरमाल भी खाए। वाह क्या बात है। वजन सिर्फ कैलोरी डिफिसिट में जाने से घटता है। एग्जैक्टली, That's सही it। बात है, हाँ। जब तक मुंह जब तक बंद मुंह नहीं पे होगा कोई तब नहीं magic होगा। formula मुंह पे वजन आपके कम ताला करने नहीं के लगेगा ना, ये वजन के लिए ना मैं कैलोरी डेफिसिट से भी मैं हट के बात करूँगी, क्योंकि आपके ना एक लाइफस्टाइल है पूरा, आपने एक रूटीन, एक पैटर्न सेट करना, आप किस वक्त मील्स खा रहे हो, क्या किस टाइम पे क्या चीज़ खा रहे हो, ये बहुत चीज़ें मैटर करती है। रात में सोने, पूरा दिन नहीं खाओ, रात में सोने से 2 घंटे पहले निहारी और नान खा लो, कभी कम नहीं बराबर होगा। वो सारे वो दिन वो का बराबर आप चाहे हो जाता पूरा दिन रोज़ा रखते हमारे हैं। यहाँ जो आम हाउस वाइफ्स हैं घर की, वो क्या करती हैं, वो कहती हैं अच्छा भूखी रहूंगी मैं, पूरा दिन वो कुछ नहीं खाएंगी। रात में 2 चपातियाँ। और जब उसके बाद मियाँ घर पे आते हैं फिर उनकी सारी ढेर हो जाती है, सारी डाइट खत्म, पूरा दिन की भूखी, और उसके बाद पहाड़ बना के वो बिरयानी मीठा भी भी खा खाती है, लेंगे। जैसे अगर ऐसा होता तो वही बात है कि रमजान में फिर लोग वजन लूज करते ना, लोग बाहर का वजन बढ़ जाता बढ़ है। जाता है बिकॉज माशाल्लाह से हम पकौड़े, दही हाँ, भल्ले और सारा चीनी कुछ। वाली फ्रूट चाट भर के खाते हैं। तो बट ये कैलोरी डेफिसिट से भी ज़्यादा ना बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, टाइमिंग, क्या खा रहे हैं, रात में आपका अगर active लेट lifestyle है कि नहीं है। प्रोटीन इंटेक अच्छा कितना, अब लेकिन जैसे कैलोरी डेफिसिट तो है ही, ये सारी चीज़ें मैंने प्रोग्राम्स में बहुत दफ़ा डिस्कस की हैं, और मगर Quick अब कोई शॉर्टकट तो बताएं, कोई प्रोसीजर मैं बताएं भाई, shortcut- हम कैलोरी डेफिसिट में भी चले जाएं, लेकिन थोड़ा जल्दी वेट लूज करना है। इसका एक मैं थोड़ा डाइट बता सकती हूँ बड़ी ये कोई प्रोसीजर लाए हैं हम,
एक एक करके चलेंगे, अभी मैं प्रोसीजर पूछना चाहूँ। प्रोसीजर आप मशीन बोलना चाह रही हैं या इंजेक्टेबल्स अलग-अलग चीज़ें बताइए। अलग अलग चीज़ें, ओके ठीक है, चले सही है। बिसाइड्स कैलोरी डेफिसिट और सारे वो जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेस्ट होने चाहिए, थायराइड का फंक्शन होना चाहिए, थायराइड इशू नहीं है, हार्मोनल इशू नहीं है, उन सब चीज़ों को जब हम साइड पे रख के कहते हैं कि सब चीज़ ठीक है, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा वेट नहीं कम हो रहा, तो देखिए अब तो शॉर्टकट इंजेक्टेबल्स हैं, ठीक है। एक्चुअली जो इंजेक्टेबल्स है, जो GLP-1s आए हुए हैं, ठीक है, अगर आप वो सही तरीके से लें, पेप्टाइड्स है, माइक्रो डोजिंग होती है, इंजेक्शन जैसे लाइक आप ये Ozempic या टेर्जिपेटाइड्स का है, मैंने सुना था हाँ उसके बारे में। पेप्टाइड्स, जी मुंजारो इज एक्चुअली टेर्जिपेटाइड विच इज़ अ पेप्टाइड, ठीक है। उसकी माइक्रो डोजिंग से आपका ये होता है कि आपको भूख नहीं लगती, ओके, ठीक है, भूख नहीं लगती, प्लस आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, वो फैट बर्न करने में हेल्प करता है। वही बात है कि जो बेचारे बहुत ज़्यादा थक हार के हर तरह की डाइट भी करके आ जाते हैं, तो उन लोगों का वेट नहीं लूज़ हो रहा होता। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग वेट, इट्स ऑल्सो फॉर फीमेल्स हु आर गोइंग थ्रू पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स, जिनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, PCOS हैं, अब वो बेचारी कितनी भी मेहनत कर लें, वो उनका वेट नहीं कम होता, तो फिर वो क्या करें, उन्होंने अच्छा तो लगना है। और फिर वेट सिर्फ वेट आपका अपीयरेंस नहीं है, इट्स अ होल डिजीज़। आपका वेट कम नहीं, वेट बढ़ेगा, वो आपके थोड़े टाइम में आपके जॉइंट्स में भी दर्द करेगा, वो आपका ब्लड प्रेशर भी करेगा, वो आपका विद टाइम डायबिटीज़ भी करेगा। सो इट्स ऑल्सो, आप हमने इतने पेशेंट्स को, जितने लोगों को ये पेप्टाइड्स दिए या जिन्होंने वेट लूज़ किया, आप उनके जितने भी आप ब्लड टेस्ट अगर करा के देख लें, उनकी रेंजेस उसके बाद इतनी अच्छी हो जाती हैं, इवन आफ्टर ब्लड टेस्ट, क्योंकि सिर्फ वेट लॉस की वजह से ही आपकी कितने प्रॉब्लम्स, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बेहतर हो क्या जाती है। कहते हैं कि GLP-1 कहते हैं, GLP-1 पेप्टाइड में और क्या पेप्टाइड्स। difference GLP-1 सिर्फ आपकी जो है वो भूख को वो करता है और Suppress करता है, और जो आपके पेप्टाइड्स अगर आप साथ में वो करें, तो वो आपकी इंसुलिन एब्जॉर्प्शन और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बेहतर असल में ये दो रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, GLP एंड GIP, जो पेप्टाइड्स कह रही है सबा। तो जो GLP-1 के एगोनिस्ट जो हैं वो सिर्फ एक रिसेप्टर पे काम करते हैं, वो आपकी स्टमक एम्पटिंग स्लो करेंगे, लेकिन उसमें मसल वेस्टिंग बहुत स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि GLP थोड़ा सा आसान करेंगे, आसान ठीक है, अल्फाज ताकि में, अब आवाम को समझ आए। आसान अल्फाज में GLP-1 जो है वो आप कह रही है खाली भूख को कम करता करता है, और आपका दिल नहीं चाहता नहीं कुछ खाने का, जैसे आपको पहले क्रेविंग्स हो रही होती थी। है। और दूसरा ये आपकी, क्योंकि बॉडी में ये रिसेप्टर्स हर जगह है ना, तो ये सिर्फ एक लोकलाइज फैट लॉस नहीं हो रहा कि आपका फैट हो रहा है, इसमें मसल वेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा शुरू हो ओके, रही है, यानी कि आपका जो मसल है उसको भी आप लूज करते जो हैं, कि Ozempic क्योंकि आप फेस हम क्योंकि सुनते हैं। आप अगर आप दिन में आप अगर 6-7 चीज़ें खाते थे, आप एक चीज़ खा रहे हैं, आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया और आपने एक बर्गर खा लिया या एक चॉकलेट खा ली, तो आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं गए, आपके अंदर प्रोटीन नहीं गया, तो वो आपके चेहरे की स्किन की लैक्सिटी भी कम होगी, आपका मसल लॉस भी होगा, क्योंकि इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे आपकी न्यूट्रिएंट्स भी नहीं जा रहे और मसल लॉस की वजह से एक्टिव वो जो हम कहते हैं Ozempic फेस, हाँ, फिर वो ये होता है ना कि लोग फिर बिल्कुल छोड़ देते हैं ना, उनको एक्सरसाइज करनी जरूरी है, उनके प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए ताकि उनके मसल्स लेकिन ये दूसरा पेप्टाइड्स वाली चीज़ है वो क्या करती है? वो ऑपोजिट वर्क करता है, वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, एपेटाइट को डायरेक्टली स्लो नहीं करता, वो स्टमक एम्पटिंग को स्लो करता है, यानी कि खाना आपके पेट में देर तक रहेगा, आपको फील नहीं होगा कि मुझे भूख लग रही है, लेकिन वो एग्जैक्टली आपकी हंगर उस तरह से प्रेस नहीं होगी। आपको लगता है आपका पेट भरा हुआ है, आपको चाहे भी तो नहीं खा पाते, आपको लगता है मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, आप खाना चाहेंगे, आप जिसकी एक अगर प्लेट भर के बिरयानी खाने की आदत है, वो लेके बैठ भी जाएगा ना, तो 2 निवाले खाएगा, 3 निवाले खाएगा, वो कहेगा नहीं यार मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकता। क्योंकि खाना पेट में है ना, नीचे जाने में स्लो टाइम, जो वो खाना आपने खाया 3 घंटे में आपके एब्जॉर्ब तो ये होना तो था। मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं हो गया। सिंपल सा ये कि जो हमारा स्टमक होता है ना, वो खाना भेजता है आंतों के अंदर, वो डिले हो रहा है, वो एम्पटिंग डिले हो रही है। जब एम्पटिंग वो खाली मतलब स्टमक के अंदर खाना भरा हुआ है, जब कॉन्स्टिपेशन सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिपेशन इसके साथ आती है, कंप्लेन आती है कॉन्स्टिपेशन की, लेकिन जैसे जोया कह रही है कि मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, वो नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि ये GIP जो है रिसेप्टर्स, ये हमारे मसल की वर्किंग कराते हैं, यानी कि जब हम वर्कआउट करें या थोड़ा सा चलते फिरते हैं, तो हमारे जो मसल बिल्डअप होते हैं ना, वो इसके थ्रू होते हैं। तो इसमें इस वजह से ये 2 रिसेप्टर वाला है, इसमें मसल वेस्टिंग नहीं होगी, एंड यू विल फील, यानी कि मोंजारो में नहीं होगी मसल मसल वेस्टिंग वेस्ट होती है, मोंजारो में लेकिन भी कम होती होती है, है। लेकिन बहुत ज़्यादा। लेकिन उसमें यही है कि इन दोनों चीज़ों में मुझे लगता है कि ज़्यादा ये होता है कि आपको अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना है ताकि आपका मसल लॉस प्रोटीन बहुत ज़्यादा ना हो। सप्लीमेंट्स एडवाइस किए प्लस जाते हैं। एक्सरसाइज यानी कि ज़रूरी आपका है। कहने का मकसद है जब अगर ये इंजेक्शंस पे जाएं तो बहुत सोच समझ के खाना चाहिए, ये नहीं कि आपने बिरयानी के 2 निवाले खा लिए, हाँ। यानी कि सैलेड्स भी खानी है, प्रोटीन्स भी लेने हैं, प्रोटीन्स ताकि भी लेने आपका हैं। मसल लूज ना हो। और आप एक्सरसाइज भी करें, बिकॉज जब आपका बहुत ज़्यादा मसल वेस्ट होता है तो फिर ऑब्वियसली आपकी वो
स्किन लूज हो जाती है तो उसको भी तो आपने थ्रू एक्सरसाइज ही स्टिफ रखना है ना, तो वो ये इम्पोर्टेंट है। टोटली सिर्फ आपने इंजेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं करना, उसके साथ साथ चेंजेस भी लानी होगी। अच्छा, जो मोंजारो का है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम कर रहा है ना, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब कम होती है तो आपका ग्लूकोज जो आप खा रहे हैं वो आपकी सेल्स के अंदर भी जा रहा है, absorption वो सिर्फ उसकी सिर्फ ब्लड के अंदर जमा नहीं हुआ वो अंदर भी जा रहा है ना, जिससे वेट भी उससे भी कम होता है, उसका भी इफेक्ट आ रहा होता है। तो अगेन ये इंजेक्शंस आपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद लगाना है, ऐसे नहीं कि सुना और जाके हाँ ये उसकी डोज इसकी हर चीज़ आपकी अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट सेट होती है, फिर दिए जाते हैं। अच्छा, बॉडी वेट के हिसाब से बॉडी वेट के हिसाब से होता है और ओवरऑल आपने टेस्ट भी कराने होते हैं, हर बंदे को नहीं दे सकते, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, कोई अगर किसी को थायराइड कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है, किसी की पैंक्रेटाइटिस की हिस्ट्री है, या किसी का गॉल ब्लैडर नहीं है तो उसको मुंजारो आप नहीं दे सकते। तो लाइक यू हैव टू टेक अ हिस्ट्री, ये नहीं कि बाजार में मिला और लगा लिया। और कुछ लोग इससे कभी कभी बहुत लोगों को हर बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है, इसका मतलब कि जिसका गॉल ब्लैडर नहीं है वो नहीं कर सकता, वो मुंजारो इज नॉट रिकमेंडेड। और दूसरी वाली जो है वो रिकमेंडेशन वो उसकी भी डिफरेंट वो है कि वो पैंक्रेटाइटिस और वो सारे फैमिली हिस्ट्री और वो सब कुछ वो करती है मैटर। But इनके कोई side effects स्टार्टिंग वगैरह डोज नहीं? से अच्छा, लेकर एक कब चीज़ ये taper off देखिए निदा, करने ये का बनाएं। मेडिसिन है, ठीक है, ये सिर्फ वजन कम करने वाली दवा नहीं है, इसको एज अ मेडिसिन की तौर पे इस्तेमाल किया जाए। हम लोग किस जो इसको इस्तेमाल करें ना वो वेट कम करने के लिए इस्तेमाल करें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो जैसे ये तो इंसुलिन है बेसिकली, तो शुगर कम या ज्यादा तो नहीं हो जाती इसको लगाते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया होता है, बीपी लो हो जाता है। बिल्कुल है इसमें। वही कह रही हूँ कि electrolytes जब वगैरह लोग देते हैं। जब लोग नहीं खा पाते, एक बंदा जो पूरा दिन नॉन स्टॉप खा रहा है और अगर वो नहीं, इसीलिए तो डॉक्टर गाइडेंस की जरूरत होती है कि भाई अगर मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे नॉजिया फील हो रहा है, मैं डिहाइड्रेटेड हो रहा हूँ, मैं वीक फील कर रहा हूँ, मुझे ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, तो आपको उस वक्त आपके पास डॉक्टर एक होना चाहिए जो आपको पता है भाई आपने किस तरह से उसको करना है। यूजुअली हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप अपना इलेक्ट्रोलाइट्स, अपना फ्लूइड इंटेक आप अच्छा रखें ताकि आप डिहाइड्रेशन में ना जाएं। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम ही यही है, या फिर लोगों को नॉजिया या वॉमिटिंग होती है, उसकी वजह से भी ये इश्यूज़ होते हैं। तो ऑब्वियसली इसीलिए तो डॉक्टर्स की गाइडेंस ज़रूरी है ना कि भाई उसके साथ क्या हो रहा है, आप उसी तो सिम्टोमेटिकली और इसकी जो सबसे लो डोजेज है वो क्या है और हाई डोजेज क्या होती है? हाई डोज तो स्लोली ग्रेजुअली वही, उसके अंदर भी यही है कि कुछ लोग बहुत जल्दी वेट लूज करना चाहते हैं तो वो जब खुद ले लेते हैं तो वो खुद ही अपनी डोज धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। मतलब कहाँ से शुरू होती है? 2.5 mg से स्टार्ट होती है और स्लोली इसको बढ़ाते हैं। 2.5 या 0.25? वो 0.25 उसकी है जो Ozempic Ozempic की है। है। अच्छा। मंजारो 2.5 से स्टार्ट होती है। और ये इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं हो जाती है, इसके कोई साइड देखिए, इफेक्ट्स? जो कि जैसे छोड़ी तो फिर मोटे हो गए। इसी वजह से हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल साथ साथ चेंज करें अपना। ओके। आपने भूख वापस लगेगी, सब खाने लगेंगे, लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखा हुआ है तो आप उसी को फॉलो करते रहेंगे। कोई आप कुछ महीनों का टाइम देते हैं कि 1 महीने तक कर सकते हैं या 2 महीने? डिपेंड करता है कितना टारगेट वेट लॉस है। स्लोली अगर रिकमेंडेड होता है कि 3 to 6 मंथ एटलीस्ट स्लोली उसको वेट लूज करें। अगर कम है 8 kgs है 10 kgs है तो स्लोली 3 to 4 मंथ्स में लूज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ यही डाइट एंड BMI एक्सरसाइज। देख के एडवाइस करते हैं। बहुत कम BMI किसी का हो तो उसको एडवाइस भी नहीं करेंगे ना। हाँ मतलब वही कह रही हूँ कि वो तो देख के होगा ना। अच्छा, अगर किसी को जैसे लाइक होता है ना शादी करीब आ रही है तो 4 से 5 kg कम करना है, तो आप लोग क्या उसको ये रेकमेंड करते हैं कि अच्छा जी 4 से 5 kg कम करने के लिए आप 5 kgs तो मंथ में आप अच्छी डाइट से भी लूज कर लेते हो ना। हाँ। और अगर कोई टारगेटेड पॉकेट्स हैं फैट के, उसके लिए लाइपोलिटिक इंजेक्शंस आते हैं जो आप इंजेक्ट करते हैं। ये क्या है लाइपोलिटिक इंजेक्शंस क्या होता है? लाइपोलिटिक इंजेक्शंस का ये होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो वेट लूज से लेते हैं, ओवरऑल तो वेट लूज हो जाता है लेकिन उनकी कुछ प्रॉब्लमेटिक एरियाज होते हैं, फंस जाता है। पेट फंस जाता है कुछ, जैसे पेट नहीं कम हो रहा होता तो फिर उस टारगेट एरिया को हम इंजेक्ट करते हैं, उसमें लाइपोलिटिक मतलब नेचुरल लाइपोलिटिक डीऑक्सीकोलिक एक एसिड होता है जो हमारे बाइल गॉल ब्लैडर में होता है फैट एब्जॉर्प्शन के लिए। उसी की इस आप सोच सकते हो कि ये गॉल ब्लैडर अगर जिसका नहीं है फिर वो नहीं कर सकता। मैं बता रही हूँ कि उस तरह का जो हमारा बाइल है ना वो फैट एब्जॉर्ब करता है। हाँ। तो वो सिंथेटिक वर्जन उसका इन मार्केट में अवेलेबल है जो आप इंजेक्ट करते हो तो जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ से फैट एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप चिन एरिया में लगाते हो, स्पेसिफिक टारगेटेड एरिया, टारगेटेड एरिया। डबल चिन के साथ होता है। बेचारे इतने पतले होते हैं लेकिन उनकी डबल चिन नहीं जाती। किसी का हाथ कहते हैं हाथ की कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है अगर तो गर्दन जाके और हाथों कहीं को मोटा करना उसके ये लिए क्या बैक कर पे आ सकते हैं? जाते हैं, जैसे हम लोग फीमेल्स उसको कहते हैं muscle बैक पे आ builder गया, की एक पॉकेट exercises रह होती गई है ना। नीचे स्टमक की। और ये स्पॉट रिडक्शन के लिए ना ये बहुत आइडियल होता है। और इसके अच्छा स्पेशली अगर आप अच्छा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो विद इन अ वीक यू फील द डिफरेंस। मैं जैसे लगाती हूँ पेशेंट्स को
तो उसके बाद मैं कहती हूँ सेकंड सिटिंग आके रेडियो फ्रीक्वेंसी और या कोई आप लिम्फेटिक ले लें ताकि उसकी आपको एक मसाज सर्कुलेशन आपकी स्प्रेड अच्छी हो जाएगी। ओके, तो तो एक आप हफ्ते फैट बाद- खत्म करते हैं उससे? वो फैट ख़त्म हो जाता है स्किन रेडियो फ्रीक्वेंसी से। उसके बाद क्योंकि जब फैट ख़त्म होगा स्किन तो लूज skin lose तो होगी। आप रेडियो फ्रीक्वेंसी का Okay. इसलिए सेकंड सिटिंग आप कहते हैं। एक दिन आके आप अच्छा, वो injections स्लिमिंग लगाते ड्रिप्स भी तो होती हैं, वो क्या होती हैं? हमने आपके जब शो किया था जी। स्किन थ्योरी पे जब हम आए थे तो वहाँ पे स्किन वो वेट लॉस ड्रिप्स। हाँ, हमारे पास वेट लॉस ड्रिप्स भी हैं जिसके अंदर उसके अंदर भी सारी चीज़ें नेचुरल हैं। उसका फ़ायदा ये है कि उसके अंदर एक तो मल्टीविटामिन्स ऐसे हैं जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, तो उसकी वजह से एक तो एनर्जी बूस्टर हो जाता है, पेशेंट्स को एनर्जी मिल जाती है, और प्लस उसमें एल कार्निटीन इज़ ए नॉर्मल अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म। जो कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म, जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमारी फीमेल्स पूरे दिन भूखा रहती हैं, अब वो भूख लगने से क्या होता है, बॉडी को आदत ही नहीं है खाने की, ऊँट की तरह स्टोर करने की आदत हो जाती है। एग्जैक्टली, तो वो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। तो बहुत सारे पेशेंट्स का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो उसकी वजह से वो तभी मेटाबॉलिज्म आप लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ी देर बाद कुछ खाना चाहिए हेल्दी, और जो ऐसा नहीं स्मॉल होगा। फ्रिक्वेंट मील्स जो कहते हैं ना, दैट्स अ आइडियल वे ऑफ लूजिंग वेट। Okay. तो मतलब वही कह रही हूँ कि उससे मेटाबॉलिज्म जिनका स्लो हो जाता है तो वो मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है, प्लस इट वर्क्स आल्सो एज अ लाइपोलिटिक, लाइक फैट मेटाबॉलिज्म को फास्ट तो करती है। उसके लिए आप क्या कहते हैं, जो आजकल लोग फास्टिंग कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, उसके लिए आप लोग क्या कहते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना वेट लूज़ करने के लिए तो सही है, लेकिन अगर आप जैसे बहुत कम आपका है टारगेट 4 to 5, तो उसमें आप मेंटेनेंस पे चले जाओगे, फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है ड्रॉप करना। और डिपेंड करता है कि आपने जैसे अपना लाइक मैं करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन जो है ना मुझे अब मेरा टारगेट है 3-4 kg कम करना है, वो नहीं जा बहुत रहा ना। मुश्किल हो गया है, वही कह रही हूँ मैं, stuck हो गया है। मेंटेनेंस पे चले गए। इस पे मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि जैसे कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग तो नहीं है एक्चुअली। अगर आपने खाना अगर अपना रात का 6:30 तक ले लिया और सुबह नाश्ता आप 7 बजे करें, अगर इस लाइफस्टाइल को आप कंसिस्टेंट रखें ना, तो फिर इससे आपका आराम से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मुझे थायराइड का इशू भी है, और 7 to 8 kg आपका आराम से कम होता है, लेकिन इट टेक्स टाइम 6 से 8 लेकिन वो महीने अगर लगते बिल्कुल हैं। कम टारगेट हो ना, जैसे 3 to नहीं, 4 उसमें भी kg का डॉक्टर इरेज देखें, अगर हम खाने का जो टाइम आपने कहा था बहुत मैटर करता है। लाइफस्टाइल बना लिया आपने। उसके बाद 6:30 बजे आपने खाना खा ली, फिर आपने सुबह नाश्ता करना है। दिस इज योर लाइफस्टाइल ना, ये ये अभी- कह रही हूँ हाँ। लाइफस्टाइल बनाना बहुत जरूरी है। तो इसमें आप देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सब तुम चीजें बताओ खा ना रहे यार, हैं। तुमने माशाल्लाह इतने अच्छे से वेट रिड्यूस किया है, तुम बताओ कि क्या है उसका राज? इसका राज ये है, बड़ी सिंपल सी बात है, हर किस्म की डाइटिंग मैंने करके देख ली। आई वाज ऑलवेज हंग्री एंड मिजरेबल, बहुत सी डेफिशिएंसीज हो जाती थी और उसको मेंटेन नहीं कर पाती थी। जैसे ही डाइट छोड़ी वज़न दोबारा चढ़ गया। तो एक तो एक्टिव लाइफस्टाइल मेरा बहुत है कि मुझे हमेशा अपना काम खुद करने की आदत है। दूसरा, माशाल्लाह से मेरे अबू जान, ही इज़ 86 नाउ, तो उन्होंने मुझे बताया था, और बचपन से मैं देखती आ रही हूँ कि उनका एक ही वेट और वो मेंटेन्ड है। वो कहते हैं कि जब भूख लगे ना, लिसन टू योर बॉडी। अभी आई एम सॉरी, मैं आपकी बात निगेट नहीं कर रही, लेकिन वो कहते हैं ना कि शाम 6 बजे खाना खा लो, ये कर लो। आपको जब भूख लगे आप तभी खाओ। अगर सुबह उठती भूख नहीं लगे, इट्स ओके, जब भूख लगे तब खाओ, लेकिन भूख रख के खाओ। अगर 2 रोटियों की भूख है तो 1 रोटी खाओ। अल्लाह ताला ने खाने बनाए हैं खाने के लिए, किसी चीज़ से अपने आप को ये ना करो कि अपने ऊपर पाबंदी ना लगाओ कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, या मैं चावल नहीं खाऊंगा, या मैं चीनी नहीं खाऊंगा। ऐसा सुन्नत खाओ। तरीका भी हमारा यही है। हाँ, हमारे सुन्नत नबी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूख जो रख के है खाओ। वो अपना जितना उनको भूख होती थी उससे थोड़ा कम खाते थे। उससे थोड़ा कम खाते तो थे। आई थिंक दिस, वो लेकिन जो हमारे भूख पेरेंट्स रहते हैं वो लगने- बिल्कुल सही। हाँ, तो ये मैंने अब्बू का तरीका मुझे अपनाए हुए आई थिंक 4-5 साल हो गए हैं। एंड मैं तुम रात को खाती हो देर से खाना? अगर देखिए, क्योंकि अब मुझे इकट्ठा खाने की ना ढेर सारा खाने की आदत नहीं रही एक वक्त में। Okay. मैं चलते फिरते अब खा रही हूँ, और अगर मेरा शूट है तो शूट में अगर मैंने 1 से 6 के दरमियान 3 मील्स छोटे छोटे लेने थे और टफ शूट चल रही है, टफ सीन सीक्वेंस चल रहा है, उसमें मिस हो गया है ना, तो वो फिर मुझसे नहीं खाया जाएगा। वो कैलोरी का जो इंटेक था वो चला गया, तो वो मिस हो गया, और अब मेटाबॉलिज्म भी आपका बहुत रेगुलेट हो हाँ, जाता है। लेकिन ये भूख लगने का इशू ये है कि अगर किसी के साथ मेडिकल इशू है ना, जैसे किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है या थायराइड का, तो फिर उनको फ्रीक्वेंट भूख लगती है। वो खाना खाते भी हैं तो भूख लगती है हर थोड़ी देर में। तो उसके लिए फिर आपको जो है ना प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, किसी से प्लान बेसिकली आपने अपने आप को डिसिप्लिन करना है। डिसिप्लिन करना और वैसे है, कहते हैं ना, किसी से सूरज पूछे। के साथ अगर आप अपनी साइकिल मैच अपनी करें, साइकिल बिल्कुल। मैनेज करें तो उससे बहुत फर्क बहुत पड़ता है। फर्क पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन बस कभी कभार वेट फंस जाता है, बहुत परेशानी होती है। फंगल क्रीम अच्छा, लेने पता है जाओ। मेरी अम्मी ऐसी थी, उनको वो डायबिटिक पेशेंट थी, उनको गैंग्रीन हो गया था, वो यही हर्बल चीज़ें लगाती टोटके, रहती थी, ओह। टोटके करती रहती थी, यहाँ तक कि वो इतना गहरा हो गया कि हड्डी के करीब तक था।
हम उनको ज़बरदस्ती पकड़ के लेके गए इमरजेंसी में और फिर वो पूरा स्कूप करके उनका खून निकाला गया, गोश्त निकाला गया, क्योंकि वो हड्डी तक अगर पहुंच जाता तो वो कटती है कटती है वो गैंग्रीन की तरह बन रहा होगा एग्जैक्टली। तो कभी कभार कुछ पेशेंट्स, कोई लोग ऐसे होते हैं जो इतने स्टबन होते हैं, नहीं हम तो दवाई नहीं लेंगे। विद टाइम हमारे पेरेंट्स या जो भी है उनको समझाना, जैसे हम बचपन में बच्चे होते थे और नहीं Exactly. समझते थे उनकी बात, तो उनका भी यही है कि आई थिंक इट्स विद एवरी पेरेंट, उनको नहीं जाना होता। वो पता नहीं, शायद उनके दिमाग में मिथ है कि हम एक दफ़ा हॉस्पिटल जाएंगे तो मल्टीपल बीमारियां निकल Exactly. आएंगी, Exactly. या ये ना हो कि वो हॉस्पिटल में एडमिट कर लें, तो भागते हैं लोग डॉक्टर अम्मी से। पत्ते बांध रही होती थी, कभी कोई चीज़ लगा रही है, वो हम कहे और बिल्कुल काम खराब हो जाता था, फिर हम डॉक्टर के पास जाते थे। संदीदा इसके बरक्स है, अगर हम डॉक्टर के पास शुरू में चले जाए ना तो ये कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं है। Exactly. वो शुरू में ही एड्रेस कर लेगा, जो इतनी नाखून निकालने तक की नौबत आ अरे जाती है। हाँ, अगर बहुत- शुरू में ही अगर आपको एक नाखून आपको लग रहा है, देखिए आपकी बॉडी इंडिकेट कर रही होती है आपको मसला क्या है, ठीक है। अगर आपको एक नेल का कलर चेंज हो रहा है या नेल पे कोई स्पॉट आ रहा है तो इसका मतलब है कोई चीज़ यहाँ पे वो है। अगर आप शुरू में ही एड्रेस कर लेंगे, राइट पर्सन को आप चले जाएंगे, आपका जो डॉक्टर है उसको कर लेंगे, तो वो शायद 1-2 विजिट के बाद आपकी चीज़ें सही हो जाएं। अगर आप उसको इन टोटकों से, अब देखिए इसमें सिरका भी है, इसमें लहसुन भी है, आई डोंट नो कि वो जाके वो स्किन को क्या इरिटेट करेगा और वो मज़ीद बढ़ेगी चीज़, और वो वहाँ तक पहुँच जाएगी कि देखिए अल्लाह ना करे कि वो चीज़ फिर ख़राब हो जाती है। वही गैंग्रीन वाली बात है कि वहाँ पे पस पड़ रहा है कि वो चीज़ पड़ रही है, उसी को सांझे। बिल्कुल। फंगल तो ट्रीटमेंट एक छोटे से ब्रेक के बाद आके हम इसको आगे बढ़ाते हैं बात। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको रील दिखाई थी नेल फंगस पे, और फिर सब डॉक्टर्स ने कहा था कि भाई उसका ऐसे कोई टोटके शोटके करने से बेहतर है कि आप प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाएं। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है नेल फंगस का? अच्छा देखो, एंटी फंगल्स दे सकते हैं आप, लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि फंगल ट्रीटमेंट थोड़ी सी लंबी होती है। अगर आप स्टार्ट करते हैं, आपका वहाँ से पैच है या जो भी लीजन है वो ख़त्म हो जाता है, तो आपने उसके बाद मेडिसिन छोड़नी नहीं है कंटिन्यू, क्योंकि हम लोग लिखते भी हैं कि उसके जब आपको लगे ऊपर से स्किन सही होगी उसके बाद भी 1 हफ्ते तक आप लगाते रहें। लोग नहीं करते, लोग कहते हैं ये तो ख़त्म हो गया, वो रीअक्रेंस होती है क्योंकि फंगस अंदर से बिल्कुल नहीं जाता। क्योंकि बहुत दफ़ा उतरता है नाखून, इसी बहुत वजह से। दफ़ा। अच्छा निदा, इसमें हाइजीन का भी बहुत अमल दखल है कि आप जैसे अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है, बंद जूते पहने चले जा रहे हैं, अब अंदर पसीना आ रहा है, मॉइस्ट हो रहा है, तो वो और बढ़ावा हो रहा है ना उसका। तो आपने एक तो ये कि आपने इसको सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। अगर आप सॉक्स वगैरह पहनते हैं, स्पेशली अगर फंगल इन्फेक्शन है, उस टाइम पे आप सॉक्स ना पहने। अगर पहनना बहुत ज़रूरी है तो डेली की बेसिस पे आप उसको डर भी तो wash लगता है ना करें। कि जब आपका नाखून उखड़ रहा है फंगल इन्फेक्शन की वजह से, तो आपको ठोकर लगेगी, नहीं तो फिर इसलिए भी तो उसमें लोग कोई बंद पहनते हैं। इस तरह का आगे से बंद रखेंगे, फिर उसको या तो आप थोड़ी देर के बाद उसको थोड़ा सा ब्रीथ करने देना, वरना क्या होगा कि बंद रहेगा, देखिए पसीना आएगा उसमें, और उस जो मॉइस्ट उसको एनवायरनमेंट मिलेगा फंगस को, वो और बढ़ेगा। तो आपने एक तो सफाई का ख्याल रखना है, सादे पानी से उसको धोने के बाद खुश्क कर लें, फिर एंटी फंगल क्रीम आपने लगाई तो ये, और आपने अगर सॉक्स पहनना बहुत ज़रूरी है तो उसको डेली बेसिस पे वॉश भी करें और चेंज भी करें। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी प्रिकॉशंस होती हैं जो कि बचाएंगी भी, और अगर है तो जल्दी हीलिंग में मदद देंगी। एक तरीके से आसान ज़बान में बोला जाए तो मेरे ख्याल से जो मॉइस्चर है वो फंगस की खुराक है। बिल्कुल, वो इतना फलता फूलता है जितना उसको आप मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो इसलिए वो उस चीज़ को ड्राई रखना जरूरी है, उस एरिया को आपको ड्राई रखना जरूरी है। और ये स्प्रेड भी होता है ना, एक दूसरे से भी लग जाता लगता है, है, तो ये ज़रूर ख्याल रखें कि अपनी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी अरसे के लिए अलग कर लें, क्योंकि ये होता है कि किसी के हाथ में। अच्छा, वो भी कहते हैं कि बालों का जो ब्रश है वो भी एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके पीछे क्या साइंस है, क्यों नहीं करना चाहिए? वो कंटामिनेट करता है ना, एक दूसरे को लगने का चांसेस होते हैं ना। जैसे आपने कि वो किसी को ब्रश यूज किया, डैंड्रफ है तो दूसरे को भी लग जाएगा। डैंड्रफ भी तो सब टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन आ गई ना वो भी। तो डैंड्रफ भी आप देखें, आप झड़ के आपकी आईब्रोज पे भी, कान के पीछे लो के इतनी बढ़ जाती है कि जैसे तुम लोग शूटिंग्स पे होता है ना, एक ही ब्रश सब कर आपको रहे हैं। पता है मैं इतना शॉक में चली गई थी क्योंकि मैंने अमेरिका में कॉस्मेटोलॉजी की थी, और वहाँ पे आप एक ब्रश आपको बारबी साइड में रखना होता है, वो पूरा आपका टेस्ट करते हैं, आपको लाइसेंसिंग देते हैं, वरना आप सू हो सकते हैं। तो हर चीज़ को बाद में आपने वो जो है स्टेरिलाइज करना है, सब कुछ करना है, और ब्रशेज़ आप रिपीट नहीं कर सकते। तो जब मैं यहाँ पे आई, मैंने देखा कि वो आपके बाल बना रही है, फिर वो टेल को वो अपने सर में लगा रही है, वो अपने सर में उन्होंने रख लिया कि जी हमने संभाल लिया। हमने ये कर ही नहीं सकते,
ये कर ही नहीं सकते। और वो जो बाल पिन लगाते हैं वो मुंह से खोलते हैं। अक्सर ब्रिटिशर्स जो मैंने देखा है वो बाल पिन लगा रहे हैं वो मुंह से खोलेंगे, तो भाई मुंह से खोलेंगे तो थूक भी तो लगेगी। और आप दूसरे के सर में वो डाल रहे हैं, कितना अनहाइजीनिक है। और आम रूटीन है ये सैलून्स पे होता है। Exactly. लेकिन लोग हमारे इतने इम्यून हो गए और यूज्ड टू हो गए, उनको ये सब चीजें नोटिस में नहीं आती, या शायद हो सकता है लोगों को समझ, बहुत सारे लोगों को मैंने नहीं तो होती अपने समझ। मेकअप आर्टिस्ट को मना किया ये, जब मुझे पता चली ये बात, मैंने कहा यार ये तुम अपने थूक से तो मेरे बाल पिन लगा रहे हो। तो फिर उसने जो है ना वो कंधे से खोलना शुरू की। बहुत और प्रोसीजर्स हैं बाल पिन को खोलने के। हमारे तो बकायदा गैजेट होती थी ना कि यहाँ पे हम वो पहनते थे हाँ। और उसमें पिन अटकाते थे और हम फिर वो लगाते थे। वो मुंह से तो बिल्कुल मना है। हाँ। और आपने अगर अपना ब्रश, ब्लो ड्राई ब्रशेस किसी क्लाइंट पे यूज़ किया, उसके बाद आपने वो बाबी साइड में डालने हैं, फिर उनको आपने ब्लू लाइट के अंदर रखना है, फिर वो रीयूज़ हो गए। सेम विद मेकअप। तो ये जो फेशियल कराने जाते हैं हम लोग सैलून्स पे और उसके वो चीजें यूज उनके करते जो हैं ब्लैक आपके- हेयर्स और वाइट हेड्स, स्पेशली स्पंजेस, वो कभी भी स्टेरलाइज नहीं आपके जो दूसरे मैनी पेडी में sponge जो पे- बफर्स होते हैं, जो नेल फाइलर्स होते हैं, उनके ऊपर दूसरों के नाखून और डेड स्किन नजर आ रही होती है और वो आप पे यूज़ कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये चीज, ये अवेयरनेस भी तो लोगों को होनी चाहिए कि इससे भी फंगल इन्फेक्शंस फैलेंगी जो आप पेडिक्योर कराने जाते जाते हैं। हैं। अगर बहुत spread आपको होते हैं। पेडिक्योर मैनिक्योर कराना है तो हर किसी को अपनी, मुझे लगता है अगर आपको होता है ना, हर किसी की ज़रूरत है या आपने अपनी हाइजीन का या अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखना है, अपनी किट अपने साथ लेके जाए। अच्छा, कुछ सैलून जो अच्छे हैं, हाँ। मैंने उनके पास देखा है Disposable भी वो use कर रहे हैं। डिस्पोजेबल यूज करते हैं जो Disposable स्टिक लकड़ी की होती है। और एक स्टेलाइज वाले भी यूज करते हैं कुछ जगहों पे, जिनके अपने स्टेलाइज्ड आते हैं, वो अलग पैक्स में आते रहते हैं और दे कीप ऑन चेंजिंग। तो अच्छी जगहों पे अच्छा, तो ऐसा टॉवल होता का ही है। इस्तेमाल, तौलिया का भी इस्तेमाल देखें, ये एक बंदे का हर जगह प्रैक्टिस नहीं कि आपको एक नीट एंड क्लीन टॉवल मिल रही है ना। हाँ। तो वो मॉइस्ट होती है, हमें नहीं पता किसकी क्या है, आपने इस्तेमाल कर दी। तो ये बहुत एक आसान ये जरिया है हक है आपका, अगर आप infection- सैलून जा रहे हैं कि आप अपने तो ये हक है आप या तो वहाँ अपनी पे लेके करें। जाएं या फिर आप उनको बोलें कि यार फ्रेश निकालें या कोई डिस्पोजेबल वाली चीज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इवन आप देखें ये जो कट्स लग जाते हैं, तो अब ये हेपेटाइटिस बी और सी के ट्रांसफ़र करने का ज़रिया भी है। देखें हम इतने सारे लोग बैठे हैं, हमें नहीं पता हम कौन सा इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं, है ना। हमें अपना अपना किसी का स्टेटस नहीं पता होता। तो ये जो इतनी जो ब्लड इन्फेक्शंस होते हैं वो किस तरह लगते हैं, कोई भी स्कार है या कुछ है, वो कोई एब्रेशन स्किन के अंदर कोई कट आया हुआ है, उसका आपने मैनी पेडी किया, वही सेम टूल आपने किसी दूसरे पे यूज़ कर दिया, तो क्या होता है, इस तरह के इन्फेक्शंस आप ट्रांसफ़र कर रहे होते अच्छा, हैं। अगली रील की तरफ चलते हैं ताकि हम अपने टाइम में ही इसको कवर कर सकें। जी। अच्छा, ये बालों के लिए तो बहुत ज़्यादा तेल और ये सब चीज़ें, कि बस लग रहा था पुलाव की रेसिपी बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है बालों के लिए स्पेशली? बालों के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। बाल देखिए, हेयर फॉल एक वेट पे जो हमने डिस्कशन किया, एक वेट इशू और एक हेयर फॉल, ये हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है। और आई थिंक सारे डॉक्टर्स का, चाहे वो डर्मा हो चाहे वो फिजिशियन हो, ये कॉमन प्रॉब्लम है जो एवरीवन फेसेस। और वो यही है कि अगर डायरेक्ट ट्रीटमेंट पे बात करना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट्स बहुत सारे हैं। अदरवाइज इसका भी यही है कि आपको पहले वर्कअप कराना ज़रूरी है कि हेयर फॉल की कॉज क्या है। बहुत दफ़ा जेनेटिक्स में भी कुछ लोगों के नेचुरली पेरेंट्स के बाल कम होते हैं, अब्बा thinning के नहीं होती है तो अच्छा जी वो आपको जीन्स तो में मिला है। जीन्स में जेनेटिक्स होती हैं। फिर ये है कि हमारे जो लोग डाइट कर रहे होते हैं तो उससे भी गिरते हैं बाल। न्यूट्रिशन आपको पूरी नहीं मिल रही, न्यूट्रिशन आपको पूरी नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है, हार्मोनल इश्यूज की वजह से, थायराइड की वजह से। पहले आप टेस्ट वगैरह करा के ये सब चीज़ें जानते हैं। फिर कि नेक्स्ट reason क्या है। स्टेप आपका क्या है जो हेयर लॉस को रोक सके? कोई ऐसा प्रोसीजर है? प्रोसीजर्स हैं। सबसे कॉमन जो हमारे यहाँ यूज़ होता है वो पीआरपी होता है। Okay. जो कि पीआरपी आपका ही लोग अपना कराते हैं, blood draw। आपका अपना ही ब्लड ड्रॉ करते हैं, प्लाज्मा लेते हैं और उसी के जो है वो प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं जिसमें आपके सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, हमारे अपने क्लिनिक में एक हमारे पास एडवांस फॉलिकुलर थेरेपी के नाम से एक अलग किट आती है। इट्स अ सिमिलर फॉर्म ऑफ पीआरपी, बट उसके अंदर हम पीआरपी का जो प्लाज्मा होता है उससे फर्दर ग्रोथ फैक्टर्स को सेपरेट करके और वो और थोड़ा सा आप समझिए एक तरीके से कंसंट्रेट बन जाता है। वो सिर्फ उन ग्रोथ फैक्टर्स को अलग करता है जो कि आपके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। Okay. तो वो है में हम इंजेक्ट करते हैं। कंसंट्रेट कहते हैं उसको, तो वो बहुत हेल्प करता है। लेकिन अगर क्योंकि देखिए, अगर फॉर एग्जांपल किसी का आपने ब्लड ड्रॉ किया और उसके सेल्स इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं है तो कि वो उसके लिए फिर एक्सोसोम्स है। उसके लिए एक्सोसोम, उसके लिए हेयर एक्सोसोम्स होते हैं, उसके ना बेबी के स्टेम सेल्स होते हैं। तो जब वो बेबी स्टेम सेल्स, आपको पता है बेबीज़ की कितनी फास्ट सेलुलर ग्रोथ होती है, कितना हर चीज़ जल्दी जल्दी बन रही होती है। सो उसके लिए फिर उन पेशेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं हेयर एक्सोसोम्स। Okay. तो उसके लिए हेयर एक्सोसोम्स आर रियली गुड।
प्लस ये है कि हमारे पास एंटी हेयर फॉल ड्रिप्स भी हैं, क्योंकि आप जब वो वाइटामिन और ले रहे होते हैं तो वो एटलीस्ट कम से कम 3 to 6 मंथ्स लेते हैं आपकी बॉडी में, क्योंकि अगर डेफिशिएंसी है, अगर आप दवाई खा रहे हैं वो देर से अब्जॉर्ब होगी, देर से जो absorb ड्रिप्स होगी। हैं वो जल्दी हो जाएगी। जल्दी होंगे, तो उसमें हाई लेवल ऑफ बायोटिन है, हाई लेवल ऑफ मिनरल्स हैं, जिससे आपके जो है विटामिन B6 है और ये सब है, Zinc हो जिंक गया, है, zinc है। तो उसकी वजह से आपकी जो है वो एब्जॉर्प्शन फास्ट तो आप होती है। क्या रेकमेंड करते हैं कि वो ड्रिप्स लगवाने के लिए आप कितने, एक हफ्ते बाद या एक महीने हाँ, बाद? 2 वीक्स में हम कहते हैं कि 10 to 14 डेज में वो ड्रिप्स अगर आप 2 to 3 ड्रिप्स लगा लें तो कम से कम उसका प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ओके। सपोर्ट मिल जाता है ना। अब आपको हेयर ग्रोथ आप दे तो रहे हैं, लेकिन उन हेयर्स को न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए ग्रो करने के लिए। अब मैं PRP डाल रही हूँ, मैं ग्रोथ फैक्टर्स डाल रही हूँ, मैं एक्सोसोम्स डाल रही हूँ, बट आपकी खुद की डेफिशिएंसीज हैं, आप खुद डेली उस चीज़ को पुट अप नहीं कर पा रहे न्यूट्रिएंट्स में, तो फिर उसके लिए ड्रिप्स हम ऐड करते हैं, दैट हेल्प्स। हाँ, ओके ओके। हाँ भाई, अगली क्या है? मुझे लगता है इससे कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी, तो इसलिए वो ब्लोटिंग फ्लोटिंग सब खत्म हो जाएगी, ये वाली। फ्लोटिंग तो पहले समझना चाहिए कि हो क्यों रही है ना। आपका पीएच डिस्टर्ब हो रहा है स्टमक का, आपने रात में क्या खाया है, आपको कंसिस्टेंटली हो रही है, कभी होती है वंस इन अ वाइल, तो वो ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ पेशेंट्स भी ऐसे, जब वही बात है कि जब वेट लॉस करने स्टार्ट करते हैं ना, तब उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एकदम से आप स्विच करते हो, एक आपकी बॉडी को हैबिट है सारा कुछ अनहेल्दी खाने की, आपको फ़ौरन से कह दिया पानी का इंटेक ज़्यादा करो, ऑयल कम कर दो, तो उनकी बॉडी रिएक्ट भी करती है। उसमें भी उनको वो कहते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन भी स्टार्ट हो गई है, ब्लोटिंग भी स्टार्ट हो गई है, गैसेस बहुत हो रही है। तो आपको पहले कॉज डिफाइन करनी पड़ती है कि क्यों हो रही है। फिर आप कोई बता सकते हैं, रेमेडीज़ तो बहुत हैं, आपको ओवर द काउंटर पिल्स भी मिल जाती हैं, लेकिन अगर सुबह उठ के आप थोड़ा सा ल्यूकवार्म पानी कुछ भी ना डालें उसके अंदर, वो पी लें, तो आपका एसिड ड्रिफ्ट कम हो जाता है, स्टमक का पीएच बेहतर हो जाता है। Okay. फिर आप ब्रेकफास्ट करें तो ये चीज़ें बेहतर रहती हैं। अच्छा, तो उसमें खाने का जो है ना इस्तेमाल कौन सा करें, जैसे कुछ सब्जियां या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि अगर आपने वो खाली पेट ले ली या ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, वो भी ब्लोटिंग करवा रही होती हैं, तो उसको भी थोड़ा सा आपने बेहतर जैसे करना आपको होता आहिस्ता है। आहिस्ता जान, मतलब आप जब इस्तेमाल करते हैं आपको हाँ। पता चलता है। जैसे जो गोभी है, हाँ। अगर मैं डाइट कर रही होती हूँ और वो मैं गोभी खाती हूँ, तो वो हाँ, मेरे तो वो मुझे फिर तकलीफ नहीं नहीं होता होती। है, कुछ चने, digest करने बीन्स में, वगैरह, हाँ। रेड बीन्स हैं, लोगों को नहीं सूट मतलब करते। टाइम भी बहुत है कि आप किस टाइम पे खाना खा रहे हैं। अगर यही चीज़ अगर हम दोपहर में ले लें तो आपकी क्या एक्टिविटी होती है, डाइजेस्ट हो गई। अगर यही चीज़ अगर आप रात के टाइम ले रहे हैं तो वो भारीपन भी रहेगा, एसिडिटी हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही, ब्लोटिंग का इशू होगा। तो खाने का टाइम और खाना किस टाइम पे ले रहे हैं और किस तरह ले रहे हैं बहुत मैटर करता है। तो आपने ये डिसाइड करना होता है। अगेन इसका अगर हम इसको पूरा एक समराइज़ करें, अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन करना है, तो आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जोया, जब तुम खाती हो तो तुम क्या इस्तेमाल करती हो अपनी खुराक में? तो क्या तुम्हारा डाइट प्लान क्या होता है बेसिकली? आई हैव बॉइल्ड एग्स नाश्ते में मेरे, या तो किसी भी फॉर्म में, या तो ऑमलेट की फॉर्म में हो गया, फ्राइड में हो गया, उसमें हो गए, और फिर उसके बाद इट्स फॉलोड बाय एप्पल्स। अच्छा। ठीक है। और दोपहर के खाने में जो भी बना होता है मैं वो खा लेती हूँ चावलों के साथ, लेकिन भूख रख के। और रात को भी यही होता है। हाँ, सुबह उठ के मैं क्यूकम्बर, ग्रेप फ्रूट, कैरेट, बीटरूट का जूस जरूर पीती हूँ। हाँ, जो भी मौसम में। अब तुम जो है, तुम्हें खौफ और डर नहीं रहता कि मैं मोटी हो जाऊंगी या कुछ? नहीं, क्योंकि जब मैंने आपको जैसे बताया, जब मैं काम करना शूट स्टार्ट करती हूँ तो मेरा वज़न ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि और कम हो जाता है। हाँ, और कम हो जाता है। तो वो फिर मुझे अगर जब मेरा टाइम ऑफ होता है तो आई ट्राई कि मैं ज़रा ज़्यादा खाऊं, और लेकिन अनहेल्दी नहीं खाना खाती, मैं खाना अपना हेल्दी ही रखती हूँ। ओके। लेकिन ये है कि उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा थोड़ा सा वज़न थोड़ा ऊपर हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि बीइंग एन एंटागनिस्ट आपकी एक्टिव में बहुत जान लगती है। आपने तोड़ फोड़ करनी होती है, आपने चीखें मारनी होती हैं, आपने भागना होता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, और उस माइंड सेट में जाना भी बहुत टैक्सिंग होता है। सो न्यूट्रिएंट रिच खाने खाती हूँ, बीटरूट, सैलड्स, ये मैं ज़रूर खाती हूँ। लाइक दिन मेरा अगर अंडे, सब्जियों और फ्रूट्स के बगैर मेरा दिन कंप्लीट नहीं होता, चाहे वो मैं 6 दफ़ा खाऊँ, चाहे वो मैं 3 दफ़ा खाऊँ। और अपनी वो जो आपकी जो एक क्या कहते हैं उसे, जो आपकी क्रेविंग्स होती हैं, उसके लिए मैं घर का खाना ज़रूर खाती हूँ। बट वही कि अगर 2 रोटियों की भूख है तो 1 रोटी खा ली। हाँ हाँ, सही सही, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच आप सारे डॉक्टर्स का, जो आप लोगों ने हमें गाइडलाइंस दी, क्योंकि शॉर्टकट्स पे बात हम कर रहे थे, मगर कोई ऐसी कहानी नहीं है कि 2 दिन में सही हो जाए। हाँ, एक आध चीज़ ऐसी है आप लोगों के क्लिनिक्स में जो शायद चीज़ें बेहतर कर सके, मगर टोटकों से कहीं कहीं टोटके काम आ जाते, लेकिन कहीं कहीं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत सारी ऐसे प्रोसीजर्स भी हैं जो आपको आपकी मनपसंद स्किन या आपके बाल या हेल्थ दे सकें। मगर डॉक्टर्स को आप बिल्कुल
निगलेक्ट नहीं कर सकते ज़िंदगी से। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी बड़ी बूढ़ियों के जो टोटके और नुस्खे हैं वही काम आए ज़िंदगी में। हर चीज़ में मेयाना रवि ज़रूरी होती है। तो सही है, मेंटेनेंस के लिए कोई ऐसा टोटका जो आपको सूट करता है और आपकी अम्मी को सूट किया, आपकी दादी नानी को सूट किया है, वो चलता आ रहा है, लेकिन डॉक्टर्स को बिल्कुल भी आप खारिज नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी से। बिल्कुल सही बात। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास मौजूद हैं अतीका आसिफ, जो कि कैप्री जो ब्रांड है उसमें 2 साल से एज ब्रांड मैनेजर काम कर रही हैं, और आज ये कुछ गोल्ड लेकर आई हैं हमारे नाजरीन के लिए। और वो क्या कहानी है, ज़रा आइए अतीका से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू निदा? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो कैप्री ब्रांड के बारे में बताएं कि इसमें क्या खासियत है, और ये जो गोल्ड आप देने वाली है हमारे नाज़रीन को, वो क्या कहानी है उसके पीछे? वेल कपरी तो आपको पता है कि ऑलरेडी हमारे घरों पे और हमारे दिलों पे बहुत सालों से राज कर रहा है, मोर देन 55 ईयर्स। Exactly. और इतनी कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी क्योंकि कंज्यूमर्स को नहीं पता होता तो मैं आज बताती चलूँ दैट हमारा ब्रांड एक तो एक हेरिटेज ब्रांड है, ठीक है। इट्स अ ब्यूटी सोप। नॉट ओनली दैट के हमारे इट्स लोकली प्रोड्यूस सोप, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। तो हम लोग कोई भी किसी भी तरीके की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि हमारी खासियत ये है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े फ्रेग्रेंस हाउसेस से खुशबुएं इंपोर्ट करते हैं जो हम अपने साबुन पे यूज़ करते हैं। इसी तरह क्योंकि एक खासियत होती है, लोगों को चाहिए होता है कि यार लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस हो, हमारा बाथरूम भी महक रहा हो, हम भी महक रहे हो। तो हम लोग अपनी फ्रेग्रेंस इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस और बड़े फ्रेग्रेंस हाउस से यूज़ करते हैं। ना कि वो सिर्फ, बल्कि हम लोग क्योंकि कंज्यूमर्स को बहुत फोकस में रखते हैं तो हम लोग रिसर्चेस भी बहुत कराते हैं। हमारी रिसर्चेस में से निकल कर आता है कि ये ज़्यादा घुलता नहीं है। तो लोग ना अनॉय हो जाते हैं जब शेल्फ पे रखा हुआ आपका साबुन घुल जाए, कुचड़ मुचड़ हो रहा, आपको इस्तेमाल करने का दिल नहीं चाहे। तो हम लोग वी मेक श्योर शेपलेस हो जाता है, फिर वो टूट जाता है और फिर हाथ भी नहीं आ रहा होता, गिर रहा होता है। तो कपरी मेक श्योर करता है कि इस तरीके की इश्यूज ना हो। नॉट ओनली दैट के अब देखिए हर बंदे की एक तो मौसम बड़े डिफरेंट है पाकिस्तान में, फिर हमारी स्किन टाइप्स बड़ी, हर टाइप की स्किन भी है हमारी। तो कपरी के 6 वेरिएंट्स हैं जो हम लोग हर मौसम को भी केटर करते हैं, हर स्किन बेनिफिट को भी केटर करते हैं। उसके अलावा क्योंकि जब मैंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करी थी तो बताती चलूँ कि हम लोग पाकिस्तान सर्टिफाइड हैं, हम लोग हलाल सर्टिफाइड हैं, किसी भी तरीके की कोई चर्बी या कोई चीज़ यूज़ नहीं करते। तो एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड जो है ना, हम माशाल्लाह से पिछले 50 सालों से लेकर आ रहे हैं और उसको इम्प्रूव भी करते जा रहे हैं। बिल्कुल। सो दिस इज़ व्हाट कपरी इज़। और कपरी के कंज्यूमर्स के लिए आप क्या नया लेकर आए हैं? खैर इस साल तो हम लोग पिछले साल भी एक लाए थे, लेकिन थोड़े छोटे पैमाने पे लाए थे। इस साल हम लोग एक मेगा कैंपेन लेकर आए हैं, क्योंकि आपको पता है एक तो महंगाई इतनी हो रही है, हर बंदा परेशान है इस महंगाई से। और क्या बुरा है कि अगर आप 140 रुपए का साबुन खरीदें और उससे 700 गुना ज़्यादा का एक गिफ्ट पा लें। तो ये हमारी कैंपेन है, हमारी कपरी खरीदो गोल्ड जीतो कैंपेन, जिसमें आप जब पैक खरीदेंगे तो एक प्रोसेस फॉलो करना है और उससे आप गोल्ड जीत सकते हैं। अच्छा, कपरी खरीदो और गोल्ड जीतो। यस। ये सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए है या दुकानदारों के लिए भी? अच्छा, ये क्योंकि हमारे कंज्यूमर्स हमारा हार्ट है, हमारा दिल है, तो ये हमारे कंज्यूमर्स के लिए, नॉट दैट रिटेलर्स नहीं है, बट ये है कि हम ये मौका अपने एंड कंज्यूमर्स को देना चाह रहे हैं कि वो लोग जाएं और ये पैक्स खरीदें और अपनी किस्मत आजमाएं और जीतने का मौका पाएं। कोई प्रोसीजर है इसका, लाइक किस तरह? डेफिनेटली प्रोसीजर है। मैं दिखाती चलूँ कि आप मार्केट में जाएंगे और आपको पैकेजिंग के ऊपर ही ये पैच दिखेगा जिसमें लिखा है कपरी खरीदो गोल्ड जीतो। ठीक है, तो ये वाला पैक आपने खरीदना है जिसमें आपको पिंक भी मिलेगा, येलो भी मिलेगा और आपको पर्पल भी मिलेगा। जब आपने ये खरीद लिया, अच्छा लोग एक चीज़ करते हैं, क्योंकि साबुन ऐसी चीज़ है ना जो शायद फ़ौरन जाके ना खुले और शायद वो अपनी ग्रोसरी के कैबिनेट पे रख दें। तो उनको ज़रा एहतियात रखनी पड़ेगी कि जाके अगर ये पैक है तो एटलीस्ट कोड भेज दें। ठीक है, फिर आपने पैकेट खोलना है
और हर पैकेट के अंदर जो है आपको कोड मिलेगा। अच्छा ठीक है, 8 डिजिट का कोड यहाँ अच्छा, पे कोड अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। पैकेट के अंदर छुपा हुआ कोड है तो आपको खरीदना पड़ेगा पैकेट। हाँ। और ये 8 डिजिट का कोड और इसके पीछे हमारी सारी तफसीलात दी गई हैं व्हाट्सएप नंबर की। बस कुछ नहीं है, आपने व्हाट्सएप पे जाना है, वो डिटेल आपसे पूछेगा, आपसे कोड मांगेगा और आप अपना कोड डालेंगे, डिटेल डालेंगे और फिर आपसे वो वेरीफाई कर देगा, क्योंकि सिस्टमैटिक है सारी चीज़। जो कोड इसमें डले हुए हैं वो कोड्स हमारे पास भी हैं, वो सिस्टम बता देगा कि ये वेरीफाइड है और ये ऑथेंटिक कोड है। Okay. और आपकी एंट्री हमारे पास शामिल हो जाएगी। अच्छा। तो हमारे पास एक पूरा लकी पूल ड्रॉ है होगा और फिर लकी ड्रॉ होगा। अच्छा, अब अगर एक किसी ने 4 कपरी के सोप लिए हैं, ठीक है, और हर किसी के ऊपर कोड है, जी। तो वो एक घर वाला 4 में भी एलिजिबल है? जी मतलब बिल्कुल, 4 बल्कि कोड्स डाल सकते हैं? उसके ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो जितने ज़्यादा एंट्रीज डालेगा उतने ज़्यादा उनके मौके जीतने के होंगे, मौके होंगे। तो आप कितनी भी डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, 40 भी डाल सकते हो, सो इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके। अच्छा, आप जीत गए हैं, वो जीतने वाले को कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, अब आपको पता है डिजिटल का माहौल है और हाँ। डिजिटल का ज़माना है सारा, और हर एक, चाहे वो छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है, हर एक के बिल्कुल। पास फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है। तो हम लोगों ने इस प्रोसेस को बड़ा इजी रखा है कि हम लोग क्या करेंगे कि अपने विनर्स सिलेक्शन में एक तो लाइव सेशन करेंगे फेसबुक पे, और वहाँ पे उन्हीं के सामने, ताकि ऑथेंटिसिटी हो, लोगों के सामने ही विनर सेलेक्ट होंगे सिस्टमैटिकली। ठीक है, तो हमें भी नहीं पता होगा कि स्क्रीन पे क्या नाम आने वाला है, किस शहर से नाम आने वाला है, वो सिस्टम चूज़ कर रहा होगा और हम लोग उस तरह चूज़ करेंगे। तो लाइव ऑडियंस भी देख रही होगी कौन है, और फिर ऑफ कोर्स जिसका नाम आएगा, डिटेल आएगी, उसका हम डिजिटली पोस्ट भी कर रहे होंगे, फिर पर्सनली उनको कॉन्टैक्ट भी करेंगे। कॉन्टैक्ट भी करेंगे। Yes. अच्छा, ये प्रमोशन जो है वो कब तक के लिए है? अच्छा, ये बिल्कुल महदूद मुद्दत तक के लिए है, तो आप लोग जल्दी करें, जल्दी जाएं, जल्दी प्रोडक्ट उठाएं। अच्छा, लोग जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोग लेके चले जाते हैं, ग्रॉसरी आइटम में रख देते हैं, फिर जब वो निकालेंगे, हो सकता है क्योंकि साबुन है, हो सकता है 1 महीने बाद निकालें, 1.5 महीने बाद निकालें, तो ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो इट्स बेटर कि आप अभी जाएं, अभी ख़रीदें और कोड जो है अपने लाजमी इसमें डालें, क्योंकि हम लोग की ये जो स्कीम है 1-1.5 महीना के, और इसमें आपको जो डिटेल चाहिए हमारी वेबसाइट फॉलो करते रहें, उसमें सारी डेट्स और डिटेल्स डली हुई हैं। अच्छा, प्रमोशन जब हो रही होती है तो लोग क्या मतलब समझते हैं इसको लेके कि ब्रांड्स क्यों प्रमोट कर रहा है इस तरह, अच्छा, स्कीम्स इसमें क्यों लेकर आ रहा है? बिल्कुल, इसमें बहुत मज़े की बात यह है कि लोगों को 2 चीज़ें हैं, एक तो उनको ब्रांड्स पे भरोसा नहीं है और एक अपने आप पे भरोसा नहीं है। बिकॉज होता ये है कि एक तो ऑफ कोर्स कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको इतना भरोसा नहीं होता, अच्छा यार ये गाड़ी दे रहे हैं, ये गोल्ड दे रहे हैं, कि ये दे रहे हैं तो दे भी रहे नहीं दे रहे, हाँ। या अपने ही बहन भाइयों को ना दे रहे हो, और ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में चलती हैं। ऐसा है। फिर दूसरी चीज़ चलती है कि या मैं तो बैड लक वाला बंदा हूँ या बंदी हूँ, मेरा तो निकलना ही नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, आप निदा देखें कि सोप लेके आ जाएंगे, परचेज कर लेंगे, लेकिन कोड्स नहीं भेजेंगे। हाँ। ठीक है, तो मैं उन लोगों को भी इनकरेज करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप खरीद तो रहे हैं, किस्मत तो आजमाएं। किस्मत तो आजमाएं, इट्स ऑथेंटिक एंड वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ गोल्ड्स। और वही मैं बात कर रही हूँ कि 100-150 रुपए में अगर आपको लाख रुपए उससे ज़्यादा मिल रहा है तो क्या बुरी चीज़ है। तो ये जो मिथ्स है ना कि नहीं यार नहीं निकलते, क्योंकि मैं मार्केटिंग में काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ और डिफरेंट इंडस्ट्री और डिफरेंट कैंपेन्स को भी देख चुकी हूँ, सुन चुकी हूँ। तो लोग कहते हैं कि यार लोग एंट्रीज नहीं करते क्योंकि उनको भरोसा नहीं होता। हम तो फिर होता है कि अक्सर कुछ कैंपेन्स में होते हैं कि सिर्फ 2-3 लोग करते हैं, उनका ज़्यादा लक हो जाता है कि भाई ये ले, गाड़ी ले लें, गोल्ड ले लें, ये ले लें। तो हम तो यहाँ मिलियंस में बात कर रहे हैं और लेकिन बहुत सारे गोल्ड्स की भी बात कर रहे हैं, तो ज़रूर किस्मत आजमाएं अपनी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अतीका। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने बहुत मज़े से फॉलो किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।